कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की ने अनाउंस किया कि वो सिर्फ क्लास के लास्ट रैंक वाले लड़के को ही डेट करेगी। ये सुनते ही सारे लड़के जानबूझकर पढ़ाई छोड़कर व्हाइट पेपर ब्लैंक सबमिट करने लगे ताकि लास्ट आ सके। सिर्फ मैं ही पागल की तरह और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ने लगा। लगातार 2 साल तक फर्स्ट रैंक लाया। पूरी स्कूल के लड़के मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। अरे, जिंग यान तो हमेशा फर्स्ट रैंक वाले के पीछे रहती थी, अचानक उसने चेस करना क्यों छोड़ दिया? लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं दोबारा जन्म लेकर वापस आया था रिबॉर्न। पिछले जन्म में मैंने अपनी फैमिली की दौलत बर्बाद कर दी थी सिर्फ वेन किंग लाई का प्यार पाने के लिए। लेकिन मरने से पहले मैंने देखा कि वो अपने फर्स्ट लव को गले लगा रही थी और मुझे नफरत भरी नजरों से देखकर बोली, तुझे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। अगर तू पहले मर गया होता तो हुओ शाओटिंग को इतने साल मेरा इंतजार नहीं करना पड़ता। जब मैं दोबारा स्कूल के दिनों में लौट कर आया, क्लासमेट्स की हैरान नजरों के बीच मैंने वेन किंग ली की तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं सीधा स्कूल के गेट की तरफ भाग गया क्योंकि मुझे एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद आ गई थी। आज सिर्फ वेन किंग ली की मां के एक्सीडेंट का दिन ही नहीं था, बल्कि गू शुजाओ के फॉरेन जाने का भी दिन था। पिछले जन्म में वेन किंग ली का पीछा करते करते मैंने फैमिली और दोस्तों से ना जाने कितनी बार झगड़ा किया था। जब सब दोस्त मुझसे दूर हो गए तब भी गू शुजाओ ने मुझे समझाया था, वेन किंग ली के लिए अपने फैमिली से मत लड़ो, वो इस लायक नहीं है। लेकिन मैंने उसकी बात को गुस्से में ठुकरा दिया। मैं क्या करता हूं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। दूसरों के मामले में मत पढ़ो। अगर तुम्हें भी मेरी बातें बुरी लगती हैं तो तुम भी चले जाओ। आज के बाद हम दोस्त नहीं रहे। आज भी मुझे उस वक्त उसके चेहरे का एक्सप्रेशन याद है। उसने आंखों में आंसू लेकर मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे दिल में मेरी कोई वैल्यू भी नहीं है? लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग प्यार में अंधा हो चुका था। मैंने उसे और भी ज्यादा चोट पहुंचाने वाली बात कह दी। उसके बाद वो सच में चली गई। वो फॉरेन चली गई और कभी वापस नहीं आई। जब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली थी तब जाकर मुझे सच का एहसास हुआ। जिस लड़की का मैंने पूरी जिंदगी पीछा किया उसने कभी मुझे इंसान तक नहीं समझा, और जिसे मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, वही लड़की मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं पूरी स्पीड से एकेडमी की तरफ भागा, लेकिन मुझे गू शुजाओ कहीं नजर नहीं आई। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें पता है गू शुजाओ कहाँ है? पता नहीं, कहीं वो ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके फ्लाइट पकड़ तो नहीं चुकी? मैं फोन निकालने ही वाला था कि गलती से एक लड़के से टकरा गया। उसके हाथ की फ्रेंच फ्राइज जमीन पर गिर गईं। मैंने जल्दी से कहा, सॉरी, मुझे गू शुजाओ को ढूंढने की बहुत जल्दी है। लड़का बोला, वो अभी जिम्नेशियम में है, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम वहां मत जाओ, उसका मूड अभी बहुत खराब है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं हवा की तरह भाग गया। जिम्नेशियम के बाहर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। हमारी जिंगजो यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 कैंपस ब्यूटीज हैं। अब उनमें से एक चली जाएगी। अब हमारी आंखों को सुकून देने वाली खूबसूरती ही नहीं बचेगी। अब सुबह की बोरिंग क्लासेस कैसे झेलेंगे? सही कहा, मैं तो गू शुजाओ से एक बार बात भी नहीं कर पाया। क्या तुम अभी भी उस अनअटेनेबल गॉडेस का सपना देख रहे हो? सपना देखना बंद करो। जैसे ही मैं अंदर गया, सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। अगर वेन किंग ली 3000 साल पुरानी बर्फ है तो गू शुजाओ 10,000 साल का चमकता हुआ सूरज है। बिल्कुल, उसकी मुस्कान ही इस दुनिया की आखिरी गर्माहट जैसी लगती है। मैं धीरे धीरे भीड़ को पार करके अंदर गया। जिम के अंदर मैंने देखा कि एक लंबी लड़की बॉक्सिंग ग्लव्स पहने पंचिंग बैग को जोर जोर से मार रही थी। मेरा बेचैन दिल तुरंत शांत हो गया। वो अभी तक गई नहीं, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैंने उसके आसपास के खतरनाक एटमॉस्फेयर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तब एक लड़की ने पानी की बोतल खोलकर उसकी तरफ बढ़ाई। इतनी देर से प्रैक्टिस कर रही हो, थोड़ा पानी पी लो। अगले ही सेकंड उसके एक पंच की ताकत से पंचिंग बैग जोर से हिला और बोतल लगभग उठ गई। पास खड़ी शिया यूशु ने सर हिलाकर कहा, उससे अभी मत छेड़ो, उसका मूड बहुत खराब है। कहीं बेकार में उसके गुस्से का शिकार मत बन जाना। मैंने देखा उसकी बाहें तानी हुई थी और आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। मुझे कल उससे कही हुई अपनी बातें याद आ गईं। क्या उसका मूड मेरी वजह से खराब है? जिंग यान यहाँ कैसे आ गया? क्या वो हमेशा वेन किंग ली के पीछे नहीं घूमता था? चारों तरफ धीमी धीमी फुसफुसाहट होने लगी, और जैसे ही हमारी आंखें एक दूसरे से मिली, वो एक पल के लिए बिल्कुल जम सी गई। उसने ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर नजर हटा ली। मैं सर झुकाए उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं सोच रहा था कि उससे माफी कैसे मांगू। तभी उसकी तंज भरी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ जिंगयन? क्या तुम स्पेशली मुझे गुड बाय कहने आए हो? हम बचपन के दोस्त थे। 10 साल से भी ज्यादा का साथ था। हम एक दूसरे को हर तरह के निकनेम से बुलाते थे। कभी कभी तो कुत्ते, बिल्ली और मुर्गी तक के नाम से मजाक करते थे। लेकिन उसने मुझे कभी क्लासमेट कहकर नहीं बुलाया था। ये लफ्ज इतना अजनबी और इतना चुभने वाला लगा। मैंने उसके पास खड़े दोस्तों की तरफ देखा, आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई और बोला, सिस्टर शू जाओ। मेरी बात सुनते ही गू शुजाओ जैसे बिजली का झटका लगने पर एकदम रुक गई। वो धीरे से मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर यकीन ना कर पाने वाला एक्सप्रेशन था। जिंग यान, तुम्हारे अंदर कोई भूत तो नहीं घुस गया? मेरी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। कम से कम उसने मुझे क्लासमेट नहीं, फिर से जिंग यान कहा। मैं उसके सामने जाकर गंभीरता से खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो। कल मैंने बिना सोचे समझे तुमसे बहुत बुरी बातें कह दी। प्लीज उन बातों को भूल जाओ। मुझे माफ कर दो और प्लीज मत जाओ। जैसे ही मेरी माफी उसके कानों तक पहुंची,
वो उसके दिल पर छाए 2 दिन के अंधेरे बदनों को उड़ा ले जाने वाली ठंडी हवा की तरह थी। उसके होंठों पर धीरे से मुस्कान आ गई। उसने आराम से बॉक्सिंग ग्लव्स उतारे और एक तरफ फेंक दिए। वाह, तुम्हें माफी मांगना भी आता है, ये तो बहुत ही रेयर बात है। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान फिर से गायब हो गई। जिंग, यन, कहीं तुम मुझसे फिर वैनकिंग ली का पीछा करवाने के लिए तो हेल्प नहीं मांग रहे? मैंने तुरंत कहा, मैं अब उसका पीछा नहीं करूंगा। इस बार गु शुजाओ सच में बिल्कुल शॉक हो गई, जैसे उसे अपने कानों पर ही यकीन ना हो। तुमने क्या कहा? मैं सच कह रहा हूं, मैं अब उससे प्यार या चेस नहीं करूंगा। अगले ही पल उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रख दिया। कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? सिर्फ वो ही नहीं, आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जब गु शुजाओ मुझे मेडिकल रूम ले जाने वाली थी, मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा दिमाग भी बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे पता है तुम अभी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेरी बात का एक भी शब्द उसके कानों में नहीं जा रहा था। उसकी पूरी नजर सिर्फ मेरे उस हाथ पर थी जो उसका हाथ पकड़े हुए था। तभी बाहर से मेरे बेंचमेट की आवाज आई, जिंगयान। मैं मुड़कर देखा, आखिर तुम मिल गए। क्लास टीचर ने तुम्हें अभी तुरंत ऑफिस बुलाया है। वो मुझे जल्दी से अपने साथ ले गया। चलो जल्दी, बहुत जरूरी काम है। मैंने सर हिलाया और गु शुजाओ का हाथ छोड़ दिया। क्या तुम थोड़ी देर मेरा वेट करोगी? मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा, और प्लीज मत जाना। शियावेंशु ये सब देखकर हैरान रह गई, लेकिन सॉन्ग एनएन को कुछ समझ ही नहीं आया। उल्टा उसे मेरी बात बहुत फनी लगी। ये क्या ड्रामा है? सिस्टर शुजाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलिए मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। वो उससे ले जाने ही वाला था, तब गु शुजाओ ने उसके कंधे पर जोर से मुक्का मार दिया। ये क्या कर रही हो? सॉन्ग एनएन ने हैरानी से पूछा। कहाँ जाना है? फॉरेन? क्या तुम स्टडी अब्रॉड नहीं जा रही थी? गु शुजाओ ने सीधा जवाब दिया, जाना है तो तुम अकेले चले जाओ। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया, वो अब फॉरेन नहीं जा रही थी। मेरे चेहरे पर तुरंत खुशी भरी मुस्कान आ गई। मैं आराम से अपने बेंचमेट के साथ वहां से चला गया। जाते जाते मैंने कहा, मेरा वेट करना। जिम के बाहर खड़े सब लोग ये सब देखकर आंखें फाड़ कर रह गए। सब आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। गु शुजाओ ने धीरे से एक हल्की सी सांस छोड़ी, फिर उसने अपना हाथ उठाया और उन उंगलियों से अपनी नाक को हल्का सा छुआ। कितने सालों बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा है, और इस बार एहसास भी पहले से बिल्कुल अलग था, बचपन जैसा बिल्कुल नहीं। शियावेंशु ने देखा कि उसकी बाहें धीरे धीरे सीधी हो गई थी। वो बस चुपचाप मेरी पीठ को जाते हुए देख रही थी, जैसे मेरी परछाई में ही खो गई हो। आखिर शियावेंशु खुद को रोक न सकी और फोन निकालकर बोली, शू जाओ, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि जिंगयन तुम्हारा सिर्फ फायदा नहीं उठा रहा? देखो, स्कूल फोरम पर एक नई पोस्ट आई है। वो पोस्ट कुछ ही देर में स्कूल फोरम के टॉप ट्रेंडिंग पर पहुंच गई। गु शुजाओ ने टाइटल देखा, जो आंखों में चुभ रहा था, नया कैंपस प्रिंस। सिर्फ कैंपस ब्यूटी को इंप्रेस करने के लिए लाखों रुपए उड़ा दिए। जिंगयान, इतना भी किसी के प्यार में पागल मत बनो। ये देखते ही गु शुजाओ की आंखें ठंडी पड़ गईं। चाहे जिंगयान मेरा फायदा उठा रहा हो या नहीं, लेकिन इस बार उसने खुद मुझे रुकने को कहा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। क्लास टीचर ने मुझे ऑफिस इसलिए बुलाया था क्योंकि बात वैनकिंग लाई की थी। अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, ऑपरेशन की फीस टाइम पर जमा हो गई थी, इसलिए वैनकिंग ली की मां का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। ये स्कूल की तरफ से तुम्हारे लिए अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट है, अपने क्लासमेट की मदद करने और बिना किसी स्वार्थ के हेल्प करने के लिए। लो जिंगयान। लेकिन मैंने उनकी बात ध्यान से भी नहीं सुनी और सर्टिफिकेट लेने से भी मना कर दिया। नहीं सर, वैनकिंग ली ने कहा है कि वो ये पैसे मुझे वापस कर देगी, इसलिए इसे निस्वार्थ मदद नहीं कहा जा सकता। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला, बारिश रुक चुकी थी। मैंने हल्का सा सर ऊपर उठाया और धूप को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसी पल मुझे सच में एहसास हुआ, मैं वाकई दोबारा जिंदगी जी रहा हूं। इस बार मैं ये मौका कभी नहीं गंवाऊंगा। मैं अपने करियर और उन लोगों को संभाल कर रखूंगा जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। मैं दोबारा वैनकिंग ली और हुओ शाओटिंग के हाथों बेवकूफ बनकर उसे नहीं होने दूंगा, और कभी भी वैनकिंग ली से प्यार नहीं करूंगा। प्रेसिडेंट, ये इंग्लिश क्लब के डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। वैनकिंग ली ने फाइल्स ले ली। ठीक है। जैसे ही उसने सर उठाया, उसकी नजर अचानक मुझ पर पड़ी। मैं गार्डन के बीच खड़ा था। धूप मेरे तीखे और हैंडसम चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे देखकर किसी की भी नजर रुक जाए। उसी वक्त हुओ शाओटिंग वॉशरूम से बाहर निकला। उसने भी ये सब देख लिया। किंग ली, तुम कहीं इसलिए तो इमोशनल नहीं हो गई क्योंकि जिंगयान ने पैसे डोनेट किए? वैनकिंग ली ने भाएं चढ़ाकर उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ से नजर हटा ली। बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो फाइल्स लेकर क्लासरूम की तरफ चल दी। तब चैनम्यू बाई भी वॉशरूम से भागते हुए बाहर आया। उसके हाथ अभी तक गीले थे। उसने देखा कि हुओ शाओटिंग और वैनकिंग ली अभी अभी बात करके अलग हुए हैं। वो शरारती मुस्कान के साथ हुओ शाओटिंग के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कैंपस ब्यूटी ने क्या कहा? हुओ शाओटिंग ने शांत होकर जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस हॉस्पिटल की सिचुएशन के बारे में बात हुई। चैनम्यू बाई मुस्कुराया। जब से उसकी मां का एक्सीडेंट हुआ है, उसका मूड बहुत खराब रहता है। वो किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं करती, सिर्फ तुमसे करती है।
उसके दिल में तुम वाकई बहुत स्पेशल हो। हुओ शाओटिंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने सुना है तुम दोनों के फैमिलीज काफी सालों से एक दूसरे के करीब हैं। इतने सालों साथ रहने के बाद प्यार होना तो नॉर्मल बात है, तो फिर इस मौके का फायदा उठाकर उससे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर की दुनिया में बहुत सारे टेम्पटेशंस होंगे, तब वो सिर्फ स्कूल की सीधी साधी लड़की नहीं रहेगी। और वैसे भी अभी उसके सामने सबसे बड़ा टेम्पटेशन आ चुका है। ये कहते हुए चैन म्यू बाई ने नीचे की तरफ इशारा किया। जिंग यान, सच कहूं तो वो बहुत हैंडसम है और उसके घर वाले भी बहुत अमीर हैं। एक हैंडसम और रिच लड़का जो वेन किंग ली का पीछा कर रहा है। तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं वो उसके प्यार में ना पड़ जाए? हुओ शाओटिंग हल्का सा मुस्कुराया। अगर ऐसा हुआ भी तो कोई बात नहीं, जो लड़की वफादार ना हो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। चैन म्यू बाई उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। लेकिन मुझे नहीं लगता चिंगली कभी जिंगयान को पसंद करेगी। इस बात पर चैन म्यू बाई भी सिर्फ हाँ में सर हिला सका। तुम कितने शांत रहते हो, हुओ शाओटिंग दूर देखते हुए बोला। ये शांति नहीं है, बस कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी शायद कभी उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां कुछ लोग पैदा होते ही खड़े होते हैं। इतने में अचानक आसपास से हैरानी भरी आवाजें आने लगी। चैन म्यू बाई ने हुओ शाओटिंग की नजर का पीछा किया और जिम के एंट्रेंस की तरफ देखा। वहां शहर के अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज की कई लड़कियां खड़ी थी, लेकिन उन सब के बीच सबसे ज्यादा चमक रही थी गुशु जाओ। चैन म्यू बाई ने देखा कि हुओ शाओटिंग की नजरें बिना पलक झपकाए गुशु जाओ पर टिकी हुई थी। ये देखकर वो अंदर ही अंदर काफी हैरान हो गया। हुओ शाओटिंग ने चैन म्यू बाई के चेहरे का एक्सप्रेशन देखा और मुस्कुराकर बोला, जैसे तुमने अभी कहा, ये स्कूल है, यहाँ हर किसी को बराबर का हक है किसी से भी मिलने का, और मैं एक भी मौका वेस्ट नहीं करूंगा। इतना कहकर वो आराम से जिम की तरफ चल दिया। रास्ते में उसकी जेब से एक नोटबुक गिर गई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग बस एक दूसरे के पास से निकल गए। धीरे धीरे रात हो गई। जिंगझोउ यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल की लाइट्स जगमगाने लगी। हमारा रूम 4 लोगों का था। मैं, चैन म्यू बाई और चू नान झू एक ही रूम में रहते थे। मैं मुंह धो रहा था, तभी रूममेट्स की बातें और बीच बीच में जोर जोर की हंसी सुनाई दी। मैं भी हल्की सी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चूनन जो ऊपर वाले बेड से झांकते हुए बोला, जिंगयान, किस बात पर हंस रहे हो? हमें पता है तुम्हें वेन किंग ली जैसी ठंडी और शांत टाइप की लड़कियां पसंद हैं, इसलिए तुम्हें गुशु जाओ में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सच कहूं, उसकी इतनी जबरदस्त चर्म को फील न कर पाना तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा लॉस है। चैन म्यू बाई ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा लॉस, मैंने शांत होकर कहा। मुझे अब वेन किंग ली पसंद नहीं है। दोनों ने एक साथ मुझे नफरत भारी नजरों से देखा। ये डायलॉग हम कम से कम 800 बार सुन चुके हैं और अगले ही दिन फिर उसके पीछे कुत्ते की तरह भागते फिरते हो। प्लीज भाई, हमें बख्श दो। ये बात सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। मैं उन दोनों का रिएक्शन देखकर दिन में जिम में हुआ सब याद करने लगा। हर किसी का रिएक्शन बिल्कुल सेम था। कोई बात नहीं, वक्त साबित कर देगा। तभी हुओ शाउटिंग रूम के अंदर आया। क्या बातें चल रही हैं? बड़ी हंसी मजाक हो रही हैं। उससे देखते ही मेरा चेहरा एक पल के लिए जम सा गया। मैं धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। रीबर्थ के बाद ये पहली बार था जब मैंने उसे सीधा देखा था। मुझे आज भी याद था कैसे उसने एक लात मारी थी और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया था, और मौत से पहले हड्डियों तक पहुंचने वाला वो दर्द मैं कभी नहीं भूल सकता। पिछले जन्म में सिर्फ वेन किंग ली के एक सेंटेंस की वजह से। वो मेरे छोटे भाई जैसा है। मैंने सच में हुओ शाउटिंग को अपना फैमिली मेंबर मान लिया था। मैं दिल से उसका ख्याल रखता था, लेकिन बदले में मुझे उसका सबसे गांडा धोखा मिला, वेन किंग ली के अफेयर की फोटोज। और दोनों ने मिलकर मेरी हर वैल्यू का फायदा उठाया। आखिर में मेरी जान तक नहीं छोड़ी। उनकी बेरहमी देखकर किसी का भी खून खोल उठता। मैं हुओ शाउटिंग को घुरकर देखने लगा। गुस्से की वजह से मेरी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन हुओ शाउटिंग खुद किसी और सोच में डूबा हुआ था, इसलिए उसने मेरी अजीब हालत नोटिस ही नहीं की। वो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आया और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। जिंगयान, आज इतनी जल्दी फ्रेश हो गए? याद है ना तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। इतना कहकर वो मेरे पास झुक गया और धीरे से बोला, आज रात एक बार और लिप सिंक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, लिप सिंक की प्रैक्टिस? मेरी कंफ्यूजन देखकर हुओ शाउटिंग थोड़ा घबरा गया, फिर जल्दी से बोला, अरे कैंपस सिंगर कंपटीशन, तुम भूल गए क्या? तब मुझे सब याद आ गया। हर साल कैपिटल के कई यूनिवर्सिटीज मिलकर गोल्डन कैंपस सिंगर कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती थी। जो विनर बनता उससे देश के सबसे बड़े म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिलता। हुओ शाउटिंग ने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसका ओरिजिनल सॉन्ग ऑनलाइन ऑडिशन में ही रिजेक्ट हो गया था। तब उसने एक प्लान बनाया, मुझसे बैकस्टेज गाना गवाता और खुद स्टेज पर सिर्फ लिप सिंक करता। इसी तरह वो एक एक राउंड जीतकर फाइनल्स तक पहुंच गया। फाइनल राउंड जिंगझोउ यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन हॉल में लाइव होना था। वेन किंग ली स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी, इसलिए हुओ शाउटिंग ने उसके कनेक्शंस का यूज करके पहले ही सब अरेंज कर लिया था। मैं स्टेज के पीछे असली गाना गाता था और वो स्टेज पर सिर्फ मुंह हिलाता था। हमें सिर्फ गाने की टाइमिंग, बीट और लिप मूवमेंट्स परफेक्टली मैच करने होते थे। पिछले जन्म में इसी चीटिंग की वजह से हुओ शाउटिंग चाइना का चैंपियन बन गया था। उससे म्यूजिक प्लेटफॉर्म का स्पोक्स पर्सन बनने का मौका मिला और इसी से उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का करियर शुरू हुआ।
फाइनल्स में उसने जो गाना परफॉर्म किया था वो इंटरनेट पर वायरल हो गया। नेटिजन्स ने उसे यंग सिंगिंग किंग का टाइटल दे दिया और आज तक किसी को भी ये पता नहीं चला कि वो गाना उसने खुद गाया ही नहीं था। ये सब याद आते ही मैं अंदर ही अंदर खुद पर कड़वी हंसी हंसने लगा। बिल्कुल नहीं भूला। ये सुनते ही हुओ शाओ टिंग ने राहत की सांस ली। तो चलो जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। गाने की प्रैक्टिस खत्म होते ही मैंने तुरंत गू शुजाओ को मैसेज भेजा, कल क्लासेस के बाद मेरा वेट करना। मैं अभी तक तुम्हें सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उधर से सिर्फ 1 सेकंड में रिप्लाई आ गया, जी मेरे प्रिंस। मैं अब तक हुओ शाउटिंग के सामने सिर्फ फेक स्माइल कर रहा था, लेकिन ये मैसेज देखकर मेरे चेहरे पर पहली बार दिल से मुस्कान आ गई। शाम की धूप जिंगजो यूनिवर्सिटी के कैंपस पर फैल रही थी। मैं 2 टेक्स्ट बुक्स हाथ में लेकर मीटिंग प्लेस की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचते ही देखा गू शुजाओ पहले ही आ चुकी थी। वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे आधी लेटकर बैठी हुई थी। जैसे ही मैं उसके पास गया मुझे पता चला कि उसकी आंखें बंद थी। उसका खूबसूरत चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था, इतना करीब कि मेरा दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। इतने सालों तक मेरी नजर सिर्फ वेन किंग ली पर ही टिकी रही। मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया मेरी बचपन की दोस्त इतनी खूबसूरत कब बन गई। मैं धीरे से उसके पास गया, सोचा उसके सर पर हल्का सा ठपकी देकर डराऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया उसने बिना आंखें खोले मेरा हाथ पकड़ लिया। जिंगयान, चुपके से मुझ पर अटैक करने आए हो? गू शुजाओ ने धीरे से आंखें खोल दी। उसकी काली आंखों में हंसी चमक रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें तो बंद थी ना? वो मुस्कुरा कर बोली, आंखें बंद होने पर भी तुम्हारी खुशबू पहचान लेती हूं। मैं हंस पड़ा, फिर सीरियस बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम्हारी सेंसेस बहुत शार्प हैं। गू शुजाओ ने मेरा एक्सप्रेशन देखते ही समझ लिया कि मुझे उससे कोई काम है। बोलो, मुझे यहां क्यों बुलाया? हाँ, एक जरूरी काम है। मैंने उससे फाइनल्स के दिन अपनी पूरी प्लानिंग बताई। अगर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वेन किंग ली की नजरों से बचना था तो सिर्फ एक ही तरीका था, जिंगझोउ यूनिवर्सिटी की आधी फैसिलिटीज गू फैमिली के डोनेशन से बनी थी। इसलिए अगर गू फैमिली की यंग लेडीज मदद कर दें तो काम आसान हो जाएगा। मैंने उसे पूरा प्लान और एग्जीक्यूशन डिटेल में समझा दिया। मुझे लगा वो और क्वेश्चंस पूछेगी, लेकिन बिना 1 सेकंड सोचे उसने सिर्फ सर हिला दिया। ठीक है। मैं हैरान रह गया। गू शुजाओ ने मेरी आंखों का सवाल तुरंत पढ़ लिया। उसने हल्का सा मेरी फोरहेड पर उंगली से ठपकी मारी। मैं आह बोलकर उससे बदला लेने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम कितने बेशरम हो। इतने सालों में कब ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और मैंने तुम्हें बचाया ना हो? तुम दीवार चढ़ते थे, मैं नीचे खड़ी होकर सीधी बन जाती थी। तुम्हारी पनिशमेंट भी मैंने कितनी बार अपने ऊपर ले ली, चाहे तुम किसी का खून ही क्यों ना कर दो। मैं तुम्हारे लिए चाकू पकड़ाने वाली पहली इंसान बन जाऊंगी। तो ये छोटा सा काम क्या चीज है? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें गर्म हो गईं। मेरी आवाज भी हल्का सा कांप गई। गू शुजाओ, तुम सच में बहुत अच्छी हो। वो मुस्कुरा कर बोली, इतनी अच्छी हूं तो मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? मैंने पूछा, कैसा रिवॉर्ड? वो हंसी और बोली, जैसे कल बुलाया था, मुझे फिर से सिस्टर शुजाओ कहो। अगर पहले होता तो मैं कभी नहीं मानता, लेकिन आज मेरा दिल उसके लिए ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ था। एक बार दीदी कहना तो बहुत छोटी बात थी, चाहे वो जो कहती मैं मान लेता। मैं उसकी तरफ देखकर पूरी सिंसेरिटी से बोला, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपनी असली बड़ी बहन ही मान लेता हूँ। तुम तो मेरी रियल सिस्टर से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती हो। ये सुनते ही उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने बिना सोचे सीधा मना कर दिया। बिल्कुल नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं गू फैमिली का मेंबर बन जाऊंगा और तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लूंगा? वो हंसी और बोली, तुम मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो? मुझे पूरी तरह कंगाल बना देना चाहते हो? उसके लिए मुझे बहन बनाने की जरूरत नहीं। उससे भी ज्यादा आसान, लीगल और फास्ट तरीका है। मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, कौन सा तरीका? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस उसके होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। चाहे कितनी भी कोशिश करें, वो मुस्कान छुपा नहीं पा रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मत बताओ, मैं चलता हूं। वो तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बोली, भागने की कोशिश मत करो। तुमने अभी तक मुझे सिस्टर शुजाओ कहा ही नहीं। जिंगझोउ यूनिवर्सिटी में ऐसा कौन है जो जिंगयान को नहीं जानता? उसने इतने सालों तक तुम्हारा इतना शोर शराबे के साथ पीछा किया। सिर्फ तुम ही थी जो उसके सामने अपने दिल को कंट्रोल कर पाई। अगर कोई और लड़की होती तो कब का उसके साथ रिलेशनशिप में आ चुकी होती। वेन किंग ली ने हाथ उठाकर उसे रोका। 1 मिनट, फिर बोली, ध्यान से सुनो। आज जिंगयान ने जो गाना चुना है, क्या वो ओपनली तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा? उस वक्त स्टेज पर मैं गा रहा था, अगर यही प्यार है तो मैं खुद को रोक नहीं सकता। लोग कहने लगे, वो कह रहा है कि वो तुम्हारे अट्रैक्शन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। कितना रोमांटिक है, इससे कौन मना कर सकता है? किंग ली, सच सच बताओ, क्या तुम्हें जिंगयान बिल्कुल भी पसंद नहीं? गाना अपने लास्ट पार्ट में पहुंच गया। मैंने आखिरी लाइन गाई और गाना खत्म होते ही मेरी नजर ऑडियंस में गू शुजाओ को ढूंढने लगी। बीच में मेरी नजर गलती से वेन किंग ली पर पड़ी, लेकिन मैंने तुरंत नजर हटा ली। मेरी आंखें बिल्कुल ठंडी थी, उनमें प्यार का एक भी एहसास नहीं था। वेन किंग ली धीरे से बोली, मुझे वो पसंद नहीं। सच? इसी वक्त मुझे गू शुजाओ दिख गई। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ हिला दिया। उसके होंठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने दिल ही दिल में जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ,
पूरा हॉल जोर जोर से तालियों और चीयर से गूंज उठा। सब लोग हैरान थे। हर कोई मुझे एडमिरेशन और रिस्पेक्ट भरी नजरों से देख रहा था। सिर्फ हुओ शाओटिंग का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो मुझे गुस्से से घूर रहा था। मैंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया था, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स अभी भी कंफ्यूज थे। एक जज ने पूछा, स्टूडेंट, आप हुओ शाओटिंग के लिए लिप सिंक क्यों कर रहे थे? मैं हुओ शाओटिंग के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं उसके लिए लिप सिंक नहीं कर रहा था। ये हमारी स्टेज परफॉर्मेंस का एक हिस्सा था। हुओ शाओटिंग ने मुझे गुस्से से देखा। स्टेज परफॉर्मेंस? समझाओ जरा। मैंने शांत होकर कहा, इस साल के कंपटीशन रूल बुक के रूल नंबर 10 में स्टेज डिजाइन की इंपॉर्टेंस पर स्पेशली जोर दिया गया है। इसलिए मैंने सोसाइटी में चल रहे फेक आइडेंटिटी के टॉपिक से इंस्पायर होकर ये परफॉर्मेंस डिजाइन की। और फाइनल से पहले जो ऑनलाइन वीडियोस अपलोड हुए थे उनमें कैमरा के सामने हुओ शाउटिंग था, लेकिन असली रिकॉर्डिंग मेरी थी। मैं कॉन्टेस्टेंट नंबर 10 हूं, हुओ शाउटिंग नहीं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये सुनते ही पूरा हॉल दोबारा शोर से भर गया। सब लोग जोर जोर से बातें करने लगे। मैं धीरे से हुओ शाउटिंग के करीब गया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शाउटिंग। हॉल में अचानक थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने बस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसा किया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? हुओ शाउटिंग गुस्से से दांत पीसने लगा। उसका चेहरा फटने वाला था। जब उसने कुछ नहीं कहा, मैंने माइक्रोफोन उसके सामने कर दिया और सबके सामने पूछा, शाउटिंग, मैं सही कह रहा हूं ना? हुओ शाउटिंग ने दोनों मुट्ठियां कस ली। काफी देर बाद बेइज्जती सहकर उसने मजबूरी में सर हिला दिया। हाँ, अवार्ड सेरेमनी के वक्त हुओ शाउटिंग इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो ट्रॉफी भी लिए बिना स्टेज से भाग गया। वेन किंग ली उसकी भागते हुए पीठ को देखती रह गई और मैं भी उसकी घबराहट भारी भागती हुई पीठ को देखकर खड़ा रहा। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये उससे भी ज्यादा सुकून देने वाला था जितना चैंपियन बनना। हन यिंग ने वेन किंग ली से कहा, किंग ली, एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ। जिंग यान जैसा हैंडसम और रिच लड़का तुम्हारा इतने सालों से पीछा कर रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर तुमने उसकी वैल्यू नहीं समझी और कोई और उसे ले गया तो बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। वेन किंग ली बिना कुछ कहें अपनी सीट से उठकर बाहर चली गई। उसी वक्त फ्रंट रो में बैठी गूशू जाओ भी खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरी। एक बाहर की तरफ भागी और दूसरी सीधा स्टेज पर चढ़ गई। फैंस के साथ फोटो लेने का बहाना बनाकर गूशू जाओ ने सबके सामने मुझे जोर से गले लगा लिया। लेकिन जब छोड़ने का वक्त आया, उसका मन नहीं कर रहा था। मैंने भी उसे गले लगा लिया। जब मैं पीछे हटने लगा, मैंने महसूस किया कि वो अभी भी मुझे कस के पकड़े हुए थी। लग रहा था ये हग थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था। कुछ देर बाद गूशू जाओ ने धीरे से मुझे छोड़ा, फिर बोली, इससे खोलो। मैंने बॉक्स खोला। मेरी आंखें चमक उठी। अंदर से ताजे फूलों की खुशबू आ रही थी और सुंदर ताजे फूलों का बुके रखा था। साथ ही एक छोटा सा कार्ड भी था। उस पर लिखा था, हमारे छोटे चैंपियन को मुबारक हो। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि आज मैं चैंपियन बनूंगा? वो मुस्कुराकर बोली, तुम जो भी करते हो हमेशा फर्स्ट ही आते हो। मैं हंस पड़ा, तुम मुझे कितना अच्छी तरह समझती हो। चलो एक फोटो लेते हैं। वो शरारती मुस्कान के साथ बोली, सिर्फ फोटो ही? और क्या करना चाहती हो? गूशू जाओ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज रात मेरे साथ डेट पर चलो। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है, लेकिन कहाँ चलना है? वो हंस पड़ी। फिर उसने मेरी फोरहेड पर हल्की सी थपकी मारी और बोली, मैं तुमसे अपना एहसान वसूल करने वाली हूँ। मैंने मजाक में अपना माथा पकड़ लिया। आजकल तुम मुझे बार बार मार रही हो। मैंने तुम्हारा सिर्फ एक ही एहसान लिया था और तुम अभी से उसका बदला लेना चाहती हो? वो हंसी, मैं बस तुमसे थोड़ा सा बदला लेना चाहती हूँ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। कैमरा की तरफ देखो। रात को हॉस्टल का रूम बिल्कुल खाली था। मैंने चैन म्यू बाई और चू नान जोहू की बेड्स की तरफ देखा। कुछ देर पहले ही उन्होंने मुझे डिनर के लिए मैसेज किया था, लेकिन अब रूम में उनका कोई निशान नहीं था। सोचने की भी जरूरत नहीं थी। पक्का हुआ शाउटिंग उन दोनों को अपनी सफाई देने के लिए ले गया होगा। मैं भी उनसे कुछ पूछना नहीं चाहता था। कपड़े बदलकर सीधा गूशू जाओ से मिलने चला गया। लेकिन मीटिंग प्लेस पहुंचते ही मुझे पछतावा हुआ। मुझे रूममेट्स के साथ डिनर पर नहीं जाना चाहिए था। मुझे गूशू जाओ के साथ ही आना चाहिए था। हमारी मीटिंग एक रेस्टोरेंट में थी। तब तक मुझे बहुत जोर की भूख लग चुकी थी। मैं उससे पूछने ही वाला था कि उसने खाना खाया या नहीं, लेकिन जैसे ही हम मिले उसने जादू की तरह अपनी पीठ के पीछे से एक केक बॉक्स निकाल दिया। मैंने खुशी से पूछा, ये सब मेरे लिए है? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, तुम्हारे जैसे स्वीट लवर के लिए। मैं इमोशनल होकर बोला, गूशू जाओ, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैं उसके करीब जाने ही वाला था, तभी उसने अपना हाथ मेरे चेहरे के सामने कर दिया और मेरी आंखों को ढक दिया। क्या कर रहे हो? वो नॉर्मल दिखने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उसकी बदलती हुई आवाज उसके धड़कते दिल का राज बता रही थी। अगर मैं उसे इतनी देर तक देखता रहता तो शायद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। आजकल तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम हर दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। लगता है मेरी ब्यूटी सेंस भी इंप्रूव हो गई है। बस ये बात समझने में थोड़ी देर हो गई। वो हंसी और बोली, मैं तो हमेशा से ही इतनी सुंदर थी। मैं भी हंस पड़ा और केक का एक बाइट खा लिया। फिर मैंने पूछा, वैसे तुम रिवॉर्ड में क्या चाहती हो?
वो तुरंत बोली, मेरा पर्सनल चीयर लीडर बन जाओ। उसकी बात सुनते ही मैं केक खाते खाते बुरी तरह खांसने लगा। केक गले में अटक गया, पता नहीं शौक की वजह से या शर्म की वजह से। गू शुजाओ ने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई, फिर धीरे से मेरे कान के पास आकर बोली, मेरा मतलब वॉलीबॉल टीम का चीयर लीडर। तुम क्या सोचने लगे थे? मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया। मैंने शर्मेट हुए कहा, गलती मेरी नहीं थी, तुमने ही ऐसे बोला था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने पूछा, तुम्हारी वॉलीबॉल मैच है? वो बोली, बिजनेस स्कूल एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच। मैच अगले वेंसडे को होगा। जैसे ही उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम लिया, उसने चुपके से मेरी तरफ देख, जैसे मेरी रिएक्शन देखना चाहती हो। लेकिन मेरी आंखों में बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं थी, जरा सी भी लहरें नहीं उठी। मैं मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात? मैच से पहले तुम्हारे लिए पोम पोम लेकर चीयर करना ही तो है, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। गू शुजाओ ने पूछा, पक्का? फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम लिस्ट भी नहीं देखोगे? मैंने बिना हिचकिचाए कहा, देखने की क्या जरूरत है, चाहे सामने कोई भी हो, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही सपोर्ट करूंगा। मेरे ये हल्के से बोले हुए लफ्ज उसके दिल में बिजली की तरह गिर गए। उसके दिल में खुशी की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। जो थोड़ी सी नाराजगी उसके दिल में बची थी, वो एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ मिठास ही मिठास रह गई। मैंने ऊपर देखा, चांद की रोशनी उसके चेहरे और कपड़ों पर बिखर रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी खुश किस बात पर मुस्कुर रही है, लेकिन उसकी खुशी देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने बटर केक का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। तुम भी थोड़ा खा लो। वो मुस्कुराकर बोली, नहीं, मेरा दिल पहले ही इतना मीठा हो चुका है, और मीठा खाया तो शायद शुगर ही बढ़ जाएगी। रात के 10 बजे हुओ शाओटिंग, चैन मू बाय और चूनान जो हॉस्टल लौट आए। मैं रूम में घुसा तो देखा वो लोग अभी तक सोए नहीं थे। मुझे लगा था हुओ शाओटिंग ने उन सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा, लेकिन चैन मू बाय और चूनान जो बिल्कुल नॉर्मल थे। हमेशा की तरह उन्होंने खुद ही मुझसे बात की, और हुओ शाओटिंग भी स्टेज वाली बेइज्जती और गुस्से को जैसे भूल ही गया था। वो खुशी खुशी कपड़े ट्राई कर रहा था। उसने चैन म्यू बाय से पूछा, बताओ स्पोर्ट्स आउटफिट अच्छा लग रहा है या ये स्टाइलिश वाला? चैन म्यू बाय बोला, स्पोर्ट्स वाला पहन, मैच देखने के लिए वही सूट करेगा। मैंने पूछा, कौन सा मैच? हुओ शाउटिंग बोला, अभी हम डिनर करके आए ही थे, तब किंगली ने मुझे नीचे मिलने के लिए बुलाया। बिजनेस स्कूल में वॉलीबॉल मैच होने वाला है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से खेलेगी, और उसने मुझे स्पेशली चीयर लीडिंग टीम का कैप्टन बनने को कहा है, उसके लिए चीयर करने। फिर उसने कहा, तुम और नान जो भी चलना, मैं तुम दोनों के लिए सीट्स रिजर्व कर चुका हूं, वहां बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी होंगी। इतना कहकर चैन म्यू बाय और चू नान जो एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में मेरे लिए दया साफ दिख रही थी। तब मुझे समझ आया, इसीलिए गू शुजाओ ने मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम लिस्ट देखने को कहा था। उससे भी यकीन नहीं हुआ था कि मैं सच में वेन किंग ली का पीछा छोड़ चुका हूं। हुओ शाउटिंग ने चुपके से कपड़े रख दिए, फिर मेरी रिएक्शन देखने लगा, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं था। ये देखकर उसके होंठों की मुस्कान धीरे धीरे मजाक उड़ाने वाली हंसी में बदल गई। बुधवार का दिन, जिनझो यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड। इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच होने वाला था। मैच शुरू होने से पहले ही ग्राउंड के चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ लग चुकी थी। प्लेयर्स और प्रोफेशनल चीयर लीडर्स एक एक करके ग्राउंड में आ रहे थे। हुओ शाउटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट की चीयर लीडिंग टीम को लीड करते हुए लेफ्ट साइड के कोर्ट की तरफ गया। सॉन्ग एनन ने देखा कि सामने वाली टीम के चीयर लीडर्स पोम पोम हिला रहे थे, जोर जोर से स्लोगन्स लगा रहे थे, जबकि उनकी साइड बिल्कुल शांत थी। वो गू शुजाओ से बोली, दीदी शुजाओ, आपकी चीयर लीडिंग टीम कहाँ है? देखिए उनकी टीम कितनी एनर्जेटिक है। वैसे तो आपके पीछे हैंडसम लड़कों की लाइन लगती है, जिनझो यूनिवर्सिटी से लेकर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट तक, लेकिन आज इतने इंपॉर्टेंट दिन पर एक भी नजर नहीं आ रहा। गू शुजाओ ने हाथ में वॉलीबॉल घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, किसने कहा मेरा सपोर्ट नहीं है? ये वॉलीबॉल ही मेरा सपोर्ट है। सॉन्ग एनन ने बेबस होकर कहा, सिर्फ स्टाइल मारने से क्या होगा? बॉल तो है, लेकिन चीयर करने वाले लोग कहाँ हैं? इतने में आसपास अचानक जोर का शोर मच गया। सॉन्ग एनन ने हैरानी से भीड़ की तरफ देखा। सबकी नजरें एक ही दिशा में लगी हुई थी, और मैं हरे भरे वॉलीबॉल ग्राउंड पर धीरे धीरे चलते हुए अंदर आ रहा था। मैं हरा भरा ग्राउंड पर चलता हुआ आया। मेरी हैंडसम पर्सनैलिटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। प्लेयर्स और ऑडियंस की तरफ से लगातार चीखने और तालियों की आवाज आने लगी। सॉन्ग एनन एक बार फिर हैरान रह गई। हनिंग एक्साइटमेंट में अपनी सहेली का कंधा हिलाते हुए बोली, किंगली देखो, कैंपस का हैंडसम प्रिंस तुम्हारे लिए चीयर करने आया है। उसकी लुक्स ने तो पूरे कॉलेज को हिला दिया है। सच में तुम्हारी कितनी इज्जत है। लेकिन वेन किंग ली ने सिर्फ एक नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। चूनान जो ने मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी और तारीफ साफ दिख रही थी। चैन न्यू बाई को भी लगा कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हुओ शाउटिंग की तरफ देखने लगा। जैसे ही हुओ शाउटिंग की नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में जलन और नफरत भर गई। गू शुजाओ की नजरें मेरी तरफ ही टिकी हुई थी। वो धीरे से बोली, आ गया। सॉन्ग एनन ने पूछा, कौन आ गया? गू शुजाओ के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। मेरा ट्रेजर आ गया। सॉन्ग एनन और भी कंफ्यूज हो गई।
दीदी शुजाओ, मजाक मत कीजिए। जिंगयान तो जरूर वेन किंग ली को सपोर्ट करने आया होगा। मैं लेफ्ट साइड वाले कोर्ट की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम के पास पहुंच गया। हुओ शाउटिंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जिंगयान, फाइनेंस डिपार्टमेंट की चीयरलीडिंग टीम ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया ना? बिना बुलाए चले आए? तुम इतने सस्ते हो गए हो? लेकिन मैंने उसकी बात का बिल्कुल जवाब नहीं दिया। मैंने उसे और वेन किंग ली को हवा समझकर इग्नोर कर दिया और सीधा राइट साइड वाले कोर्ट की तरफ चल दिया। वेन किंग ली ने यह देखा तो उसने हल्की सी भावें सिकोड़ ली। पूरी ऑडियंस भी हैरान रह गई। मैं दोनों हाथ पीछे बांधकर गू शुजाओ के सामने रुक गया। उसकी आंखों में मुस्कान चमक रही थी। उसने मेरी पीठ की तरफ देखकर पूछा, क्या छुपा रखा है? मैं मुस्कुराया। एक सरप्राइज। गू शुजाओ ने मेरी शैतानी मुस्कान देखी। उसके दिल में अचानक अजीब सा एहसास हुआ और वाकई अगले ही पल मैंने अपनी पीठ के पीछे से एक बहुत बड़ा बैनर निकाल लिया। सबके सामने उसे खोल दिया। लाल बैनर पर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था, तुम्हारी चर्म की कोई हद नहीं, गू शुजाओ। ये देखते ही सॉन्ग एन एन के मुंह से पानी छूट गया। पूरी ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगी। गू शुजाओ ने शर्म से अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। बाई शाओयान, तुम कितने ओल्ड फैशन्ड हो। मैं हंसकर उसके पास गया। ओल्ड फैशन्ड हुआ तो क्या हुआ? ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को परफेक्टली सूट करता है। शर्माना बंद करो, थोड़ा प्राउडली एक्सेप्ट करो। गू शुजाओ ने मेरी तरफ उंगली उठाकर मेरी फोरहेड पर ठपकी देने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले से ही तैयार था। मैं फुर्ती से बच गया। हमारी ये प्यारी सी नोक-झोंक मैच शुरू होने से पहले ही सबके लिए एक खूबसूरत सीन बन गई। ग्राउंड का माहौल और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो गया। सिर्फ वेन किंग ली का चेहरा ही ठंडा पड़ गया। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ठंडा और अजीब था। हन यिंग ने उसके पास खड़े होकर यह महसूस कर लिया। वो बोली, मैंने पहले ही कहा था, जिंगयान जैसे हैंडसम और टैलेंटेड लड़के की बहुत वैल्यू होती है। अगर उसकी कदर नहीं करोगी तो कोई और उसे तुरंत ले जाएगा। हुओ शाउटिंग भी हैरान रह गया। चैन मुबाई ने शौक में पूछा, यान, तुम गू शुजाओ को कब से जानते हो? चू नान जो ने भी सर हिला दिया। मुझे भी नहीं पता। तभी रेफरी की सीटी बजी। मैच ऑफिशियली शुरू हो गया। सबको लगा था कि यह बस एक फ्रेंडली कॉलेज मैच होगा, इसलिए माहौल भी फ्रेंडली ही रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद सबको कुछ अजीब लगने लगा। गू शुजाओ और वेन किंग ली, जो इस मैच की दो में प्लेयर्स थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक दूसरे से सीधा मुकाबला कर रही हों। दोनों के बीच एक अंका ही कॉम्पिटिशन चल रही थी, जैसे हवा में ही टेंशन भर गई हो। ऑडियंस की तरफ से मेरे बैनर वाला स्लोगन जोर जोर से गूंजने लगा, तुम्हारी चार्म की कोई हद नहीं, तुम सबसे बेस्ट हो, गू शुजाओ पूरे ग्राउंड की क्वीन। गू शुजाओ ने भीड़ के बीच मेरी तरफ देखकर ताली बजाई, फिर मुस्कुराते हुए हवा में एक फ्लाइंग हार्ट भेजा। मैं भी आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया। मैच के 10 मिनट बाद इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट ने एक और पॉइंट जीत लिया। स्कोर 2-0 हो गया और पूरा स्टेडियम एक बार फिर जोरदार चीयर से गूंज उठा। जब गू शुजाओ और वेन किंग ली एक दूसरे के पास से गुजरी, गू शुजाओ हल्की सी मुस्कुराकर बोली, तुम्हें क्रॉस करना तो सुबह की खाली सड़क पार करने जितना आसान है। ये सुनते ही वेन किंग ली का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसका खेल और भी अग्रेसिव हो गया, लेकिन इससे मैच का रिजल्ट बिल्कुल नहीं बदला। इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट लगातार पॉइंट्स बनाती गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट बार बार हार रही थी। चैन म्यूबाई और चू नानजू पहले तो मजे से मैच देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी कुछ अजीब लगा। चू नानजू बोला, क्या तुम्हें गू शुजाओ और वेन किंग ली के बीच का एटमॉस्फेयर अजीब नहीं लग रहा? चैन म्यूबाई बोला, सिर्फ अजीब नहीं, बिल्कुल आग और पानी जैसा है। उन दोनों की कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, फिर सिर्फ एक फ्रेंडली मैच के लिए इतना सीरियस क्यों खेल रही हैं? ये बात सुनते ही चू नानजू के दिमाग में एक ख्याल आया। वो धीरे से बोला, कहीं ये सब यान की वजह से तो नहीं? उसकी बात हुओ शाउटिंग ने सुन ली। उसने तुरंत गुस्से में मना कर दिया, बिल्कुल इम्पॉसिबल। जिंगयान और गू शुजाओ की पहचान ही कितनी पुरानी है। गू शुजाओ उसके लिए ऐसा क्यों करेगी? और किंग ली तो बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ जीतना चाहती है। चेन मुबाई और चू नानजू ने भी कुछ सोचकर सर हिला दिया। हुओ शाउटिंग फिर से टेंशन के साथ मैच देखने लगा। आखिर में रेफरी की फाइनल सीटी बजी। मैच 7-0 के स्कोर से खत्म हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट ने जबरदस्त जीत हासिल की। मैच खत्म होते ही प्लेयर्स और ऑडियंस सब ग्राउंड पर दौड़ पड़े। सब गू शुजाओ को बधाई देने लगे। हुओ शाउटिंग भी उनमें था, लेकिन जिस लड़की पर सबकी नजरें थी उसने किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। वो अपना चमकता हुआ गोल्ड मेडल लेकर भीड़ को चीरते हुए सीधा मेरे पास आई और बिना कुछ कहे मेडल मेरे गले में पहना दिया। फिर मेरी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में इतना गहरा प्यार था कि कोई भी देखकर समझ सकता था। ये देखकर सॉन्ग एन एन के रोंगटे खड़े हो गए। वो हैरानी से बोली, हमारी दीदी शुजाओ तो सिर्फ कुछ ही मूव्स में कैंपस के हैंडसम प्रिंस के प्यार में पूरी तरह हार गई। मैं मुस्कुराया और मेडल निकालकर प्यार से उसके गले में वापस पहना दिया। मेरे गले में मेडल पहनाते ही उसने अचानक मुझे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। मैदान पर हमारी इतनी क्लोज हग देखकर आसपास मौजूद सभी लोग जोर जोर से चीयर करने लगे और लगातार फोटो खींचने लगे। दूसरी तरफ हुओ शाउटिंग जलन से दांत पीसने लगा। इस मैच की जीत और खुशी पूरी तरह इंटरनेशनल बिजनेस डिपार्टमेंट की थी, जबकि हार चुकी फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम के चेहरे उतर गए थे।
टीम के कुछ खिलाड़ी वेन छिंगले के पास जाकर उसे दिलासा देने लगे। कैप्टन, सॉरी, हमने जानबूझकर खराब नहीं खेला। दोनों टीमों की ताकत में सच में बहुत बड़ा फर्क था। हाँ, खासकर गू शुजियाओ, वो तो कमाल की खिलाड़ी है। सुना है उसने कई बार नेशनल यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है और राजधानी की तरफ से भी कई बार खेल चुकी है। लगभग हर मैच जीतती है। उससे हारना कोई शर्म की बात नहीं है। सही कहा। वैसे भी ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच था, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। लेकिन वेन छिंगले की नजरें अब भी भीड़ के बीच खड़े मुझ पर ही टिकी हुई थीं। हान यिंग समझ गई कि उनकी बातें वेन छिंगले को बिल्कुल भी सुकून नहीं दे रही थीं, क्योंकि उसे हार की नहीं, मेरी परवाह थी। मैं थोड़ा हिलने ही वाला था कि गू शुजियाओ ने मुझे और भी कसकर पकड़ लिया। हिलो मत। जब तुम चैंपियन बने थे तब मैंने तुम्हें कंग्रेचुलेशंस कहा था। अब मैं जीत गई हूं, तो क्या तुम मुझे एक हग भी नहीं दोगे? उसकी जिद के आगे मैं हार गया और मैंने भी उसे गले लगा लिया। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। 7-0 की शानदार जीत। गू शुजियाओ के होंठों पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसने दूर खड़ी वेन छिंगले की तरफ ठंडी नजर से देखा, जैसे कह रही हो, मेरे पास वो है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मैं उसकी बात का असली मतलब नहीं समझ पाया। मुझे लगा वो बस अपनी जीत पर खुश हो रही है। मैं मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, तुम सबसे बेहतरीन हो। पूरी जिंगजो यूनिवर्सिटी और पूरी राजधानी को तुम पर गर्व होना चाहिए। वो मेरी छाती से लगकर धीरे से बोली, तो क्या तुम्हें भी मुझ पर गर्व है? मैं बिना झिझक मुस्कुराया, ऑफ कोर्स। दूर खड़ी वेन छिंगले ने हमें गले लगते देखा तो उसकी आंखें अचानक बुझ गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में नुकीला कांटा चुभो दिया हो। उसकी आंखों के किनारे भी हल्के लाल हो गए। हान यिंग ने उसकी हालत समझ ली और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, छिंगले, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बाग जिंग्यान और गू शुजियाओ की पहले कभी कोई खास जान पहचान नहीं थी। अचानक दोनों इतने करीब कैसे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा हो? किसी दूसरी लड़की के साथ क्लोज होकर तुम्हें जेलस करने की कोशिश, और तुम भी हमेशा उसे इतनी बेरुखी से ठुकराती रहती हो। कितना भी प्यार करने वाला लड़का हो, एक दिन तो उसका भी दिल टूट जाएगा। कम से कम उसे थोड़ी सी उम्मीद तो देनी चाहिए, है ना? ये बातें सुनकर वेन छिंगले का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया और वो सोच में डूब गई। उधर कुछ लड़के वॉशरूम के पास खड़े गपशप कर रहे थे। तभी पीछे से एक तंज भरी आवाज आई। हुओ शाउटिंग बाहर निकलते हुए बोला, बकवास मत करो। बाग जिंग्यान कोई अमीर घर का यंग मास्टर नहीं है। उसका परिवार तो कबाड़ स्क्रैप का काम करता है। सब लड़के हैरान रह गए। सच? बिल्कुल, ये बात उसने खुद मुझे बताई थी। एक लड़के ने पूछा, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? दूसरे लड़के को अचानक याद आया, अरे ये वही नहीं है जो स्कूल सिंगर कंपटीशन में बाग जिंग्यान के साथ था, जिस पर लिप सिंक करने का शक हुआ था? हाँ, और मैंने बाग जिंग्यान को कई बार वेन छिंगले के साथ भी देखा है। दोनों की अच्छी दोस्ती लगती थी। अगर ये ऐसा कह रहा है तो शायद बात सच ही होगी। लेकिन किसी ने सवाल किया, अगर उसका परिवार कबाड़ का काम करता है तो उसके पास इतना पैसा कहां से आया? हुओ शाउटिंग हंस पड़ा। अपर क्लास में घुसने वाले सभी लोग रिच फैमिली से नहीं होते। कुछ लोग शुगर डैडी या स्पॉन्सर के सहारे भी पहुंच जाते हैं। आजकल ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। ये कहकर वो हाथ झाड़ते हुए वहां से चला गया। पीछे रह गए लड़के एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। मैं वॉशरूम के अंदर खड़ा उसकी कही हुई हर बात साफ साफ सुन चुका था। धीरे धीरे बाहर निकला तो उन लड़कों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ हिलाकर कहा, भाई, ये सब उसी ने कहा था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ वो शाउटिंग की जाती हुई पीठ को देखा और हल्की सी ठंडी हंसी हंसा। असल में मैंने स्कूल में हमेशा अपनी असली पहचान छिपा कर रखी थी, क्योंकि एक बार हुआ शाउटिंग ने मुझसे कहा था, छिंगले अमीर लोगों से नफरत करती है। उसके परिवार को कभी किसी अमीर इंसान ने बहुत दुख पहुंचाया था। इसी वजह से मैंने अपनी पहचान कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन अब मैं वेन छिंगले का पीछा करना छोड़ चुका था। अब अपनी पहचान छिपाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही मैंने तय कर लिया कि हॉस्टल छोड़कर बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा, ताकि रोज रोज हुआ शाउटिंग का घिनौना चेहरा भी न देखना पड़े। बस एक परेशानी बाकी थी। पिछले कुछ सालों में मैंने अपने परिवार का दिल बहुत दुखाया था। उनसे उल्टी सीधी बातें कही, उन्हें नाराज किया, यहां तक कि रिश्ता लगभग टूटने की नौबत आ गई। अब आखिर मैं घर कैसे लौटूं? दादा दादी, पापा और दीदी, वे गू शुजियाओ की तरह तो नहीं हैं जिन्हें थोड़ा सा मनाकर मना लिया जाए। ये सोचते ही मेरा सिर दर्द से भर गया। मैं हॉस्टल का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा कि चेन मुबाई और सू नान झोउ पहले से ही कमरे में थे। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास गया और बैग से 3 आइसक्रीम निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दी। खाओगे? दोनों ने आइसक्रीम ली। पैकेट देखते ही उनकी आंखें फैल गईं। ये इंपोर्टेड प्रीमियम आइसक्रीम थी जो सुपरमार्केट के इंपोर्टेड सेक्शन में मिलती थी। एक आइसक्रीम की कीमत 89 युआन थी। दोनों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। थैंक्स भाई यान। आइसक्रीम का रैपर खोलते ही दोनों के चेहरे पर शर्मिंदगी और बढ़ गई। चेन मुबाई बोला, भाई यान, पिछले हफ्ते स्कूल सिंगर कंपटीशन के फाइनल के बाद जो हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, उसके लिए सॉरी। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहते थे। उस समय हुआ शाउटिंग बहुत टूट गया था। उसने जबरदस्ती हमें अपने साथ रहने के लिए कहा था।
सू नानझो ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। मैं मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, वो मामला सिर्फ मेरे और हुओ शाउटिंग के बीच था। तुम्हें दोनों के बीच फांसने की जरूरत नहीं थी। दोनों के चेहरे पर राहत आ गई। भाई यान, तो तुमने हमें माफ कर दिया? तुम सच में बहुत बड़े दिल वाले हो। वैसे हमने नोटिस किया है कि आजकल तुम बहुत बदल गए हो। मैंने आइसक्रीम हाथ में घुमाते हुए पूछा। सच? कहाँ बदल गया हूं? दिल ही दिल में मुझे डर लगा कि कहीं पिछले जन्म वाली बातें या मेरा बदला हुआ व्यवहार किसी को अजीब तो नहीं लग रहा। लेकिन दोनों का जवाब बिल्कुल अलग था। तुम पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट और कॉन्फिडेंट लगने लगे हो। तभी सू नानझो को कुछ याद आया। हाँ भाई यान, हुओ शाउटिंग कह रहा था कि पिछले फाइनल में साउंड सिस्टम खराब नहीं हुआ था। वो सब तुमने जानबूझकर किया था, लेकिन हमें उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं। मैंने बिना झिझक जवाब दिया। हाँ, मैंने जानबूझकर ही किया था। दोनों एकदम स्तब्ध रह गए। कुछ सेकंड बाद जबरदस्ती हंसते हुए बोले, अगर जानबूझकर भी किया तो क्या हुआ? वैसे भी असली सिंगर तो तुम ही थे। कमरे का माहौल अचानक थोड़ा अजीब और असहज हो गया। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लौट गए। मैंने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। मेरा दिमाग तो बस इसी सोच में लगा था कि ग्रेजुएशन के बाद आखिर घर कैसे लौटूं। कुछ देर बाद मैं अपनी इलेक्टिव क्लास में पहुंचा। अंदर जाते ही मेरी नजर अपने पुराने राइवल और सीट पार्टनर लू शियाओ पर पड़ी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वो हंसकर बोला, क्या कोइंसिडेंस है? हम दोनों फिर से एक ही इलेक्टिव में आ गए। मैंने पूछा, तुम यहां कैसे? वो हंस पड़ा। पिछले साल मेरी पिटाई हो गई थी, इसलिए इलेक्टिव सब्जेक्ट टाइम पर रजिस्टर नहीं कर पाया। सिस्टम ने अपने आप मुझे इस सुनसान सब्जेक्ट में डाल दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, और तुम? मैं बेबस होकर हंस पड़ा। और क्यों? पिछले कुछ समय से मैं पूरा दिन सिर्फ वेन छिंगले के पीछे भागता रहा। रिजल्ट ये हुआ कि मेरे क्रेडिट्स बहुत गिर गए। अगर अब भी क्रेडिट्स पूरे नहीं किए तो ग्रेजुएशन मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मजबूरी में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेकर क्रेडिट पूरे करने पड़ रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन लेट हुई, इसलिए आखिर में यही अजीब और सुनसान सब्जेक्ट बचा था। लू शियाओ मेरे चेहरे की तरफ देखकर हंसा। समझ गया। फिर वही हमारी कैंपस क्वीन वेन छिंगले की वजह। वो मजाक ही कर रहा था कि अचानक उसकी आवाज रुक गई। क्लासरूम के दरवाजे पर सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। उसके अंदर आते ही पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लू शियाओ ने हैरानी से मेरा हाथ पकड़कर कहा, जल्दी देख, कैंपस ब्यूटी आ गई। मैंने सिर उठाकर देखा। वो सचमुच वेन छिंगले थी। उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि यूनिवर्सिटी के लगभग हर प्रोफेसर चाहते थे कि वो उनकी क्लास ले। फिर वो इतनी बोर इलेक्टिव क्लास में क्यों आई? मैं यही सोच रहा था कि अचानक वेन छिंगले रुक गई। उसकी नजर सीधे मेरी आंखों से मिली। मैंने हल्का सा भौहें चढ़ाई, लेकिन अगले ही पल वो सीढ़ियां उतरकर सीधे मेरी रो में आई और ठीक मेरी सामने वाली सीट पर बैठ गई। ये देखकर लू शियाओ की गॉसिप मोड पूरी तरह ऑन हो गई। वो बार बार आंख मारते हुए बोला, ये क्या सीन है? पूरी क्लास खाली पड़ी है, फिर भी वो आकर ठीक तुम्हारे सामने क्यों बैठी? मैंने हल्की आवाज में कहा, मुझे भी नहीं पता, शायद। अब उसने मुझे पूरी तरह हवा समझना शुरू कर दिया है। उसी समय इलेक्टिव सब्जेक्ट के प्रोफेसर क्लास में आ गए। उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी के दो सबसे फेमस स्टूडेंट्स, सबसे हैंडसम बॉय और सबसे आउटस्टैंडिंग गर्ल, दोनों उनकी क्लास में मौजूद हैं। उनका मूड तुरंत अच्छा हो गया। वे मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम लोगों ने मेरी क्लास की इज्जत बढ़ा दी। चलो ये मटेरियल सब में बांट दो। आज हम मॉडल असेंबली सीखेंगे। हर स्टूडेंट एक रैंडम ब्लाइंड बॉक्स मॉडल चुनेगा। हर बॉक्स के पार्ट्स अलग अलग होंगे और सबसे जरूरी बात, कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ पार्ट्स देखकर मॉडल असेंबल करना होगा। तुम्हारे पास 1.5 घंटा है। ये असाइनमेंट तुम्हारे कोर्स क्रेडिट का हिस्सा होगा। टीचर मुस्कुराकर बोले, अगर किसी को समझ नहीं आए तो आपस में डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प ले सकते हो। इससे टीम वर्क की आदत भी बनेगी। लू शियाओ ने अपना ब्लाइंड बॉक्स खोला और तुरंत सिर पकड़ लिया। ये क्या है? इतने सारे पार्ट्स हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये आखिर किस चीज का मॉडल है। इसे असेंबल कैसे करूं? मैंने भी अपना बॉक्स खोला। मुझे भी पहले समझ नहीं आया कि मेरा मॉडल क्या है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे पार्ट्स लू शियाओ के मुकाबले लगभग आधे ही थे। लू शियाओ मुस्कुराकर बोला, आज तो क्लास टॉपर भी यही है, अगर नहीं आता तो उससे पूछ लेंगे। ये कहते हुए उसने मुझे आंख मारी। उसका इशारा साफ था। ये वेन छिंगले के पास जाने का अच्छा मौका था। लेकिन मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले सिर झुका लिया और चुपचाप अपना मॉडल असेंबल करने लगा। मैंने कहा, तुम पूछ लो, मैं खुद कर लूंगा। लू शियाओ हैरान रह गया। अरे, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम तो हमेशा च्यूइंग गम की तरह कैंपस ब्यूटी के पीछे चिपके रहते थे। आज वो खुद सामने बैठी है, फिर भी तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा? उसने मेरे सामने हाथ हिलाया। अरे, कहीं बेवकूफ तो नहीं हो गए? ऐसे ही टाइम बर्बाद करोगे तो मॉडल पूरा नहीं कर पाओगे। इसी बीच पूरी क्लास में हलचल मच गई। कई स्टूडेंट्स अपनी सीट्स छोड़कर वेन छिंगले के आसपास इकट्ठा हो गए। सब उससे मॉडल असेंबल करने का तरीका पूछ रहे थे। वो भी बड़े धैर्य से एक एक को समझा रही थी, लेकिन वो जैसे किसी और आवाज का इंतजार कर रही थी। उस आवाज का जो हमेशा उसके कानों के पास गूंजती रहती थी। लेकिन आज वो आवाज बिल्कुल नहीं आई। 40 मिनट बाद सबसे पहले उसी ने अपना मॉडल पूरा कर लिया। वो एक बेहद शानदार लग्जरी याच थी। उसका हर डिटेल इतना खूबसूरत था कि देखने वाले दंग रह गए।
टीचर उसकी तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने मॉडल उठाकर ब्लैक बोर्ड के सामने डिस्प्ले कर दिया। सब लोग जरा ध्यान दो, आओ वेन छिंगले का काम देखो। पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वाह कमाल है, बिना किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के सिर्फ 40 मिनट में पूरा याश्त बना दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट की नो डाउट एक जीनियस सच में अलग लेवल की है। ऐसे टॉपर के साथ पढ़ना भी अपने आप में प्रेशर है। लेकिन एक इंसान था जिसने सिर तक नहीं उठाया। वो मैं था। मेरे हाथों में इस समय एक तितली के पंख असेंबल हो रहे थे। टीचर बोले, सबको वेन छिंगले से सीखना चाहिए। और किसने अपना मॉडल पूरा कर लिया है? इसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स अपने मॉडल्स जमा करने लगे। टीचर कंप्लीशन टाइम और क्वालिटी देखकर मार्क्स देने लगे। सबकी चेकिंग पूरी होने के बाद उन्होंने अगला असाइनमेंट बताया। आज की क्लास के बाद एक और हैंडीक्राफ्ट असाइनमेंट होगा। इस बार ग्रुप बनाकर करना होगा। इसके मार्क्स भी कोर्स क्रेडिट में जुड़ेंगे। अब मैं कुछ ग्रुप लीडर्स के नाम बुलाऊंगा। बाकी स्टूडेंट्स अपनी पसंद से किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला नाम था वेन छिंगले। लगभग पूरी क्लास उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए उत्साहित हो गई। सबने अपना नाम लिखकर उसकी तरफ भेजना शुरू कर दिया। लू शियाओ भी पीछे नहीं रहा। नाम लिखते समय उसने एक बार मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी पूरे ध्यान से अपना मॉडल असेंबल कर रहा था, इसलिए उसने मुझे परेशान नहीं किया और सीधे मेरी तरफ से भी मेरा नाम लिखकर वेन छिंगले के ग्रुप में भेज दिया। वेन छिंगले एक एक करके सभी स्लिप्स देख रही थी। आखिर में जब उसकी नजर आखिरी पर्ची पर लिखे 3 परिचित शब्दों पर पड़ी, बाघ जिंग्यान, तो उसके होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान उभर आई। मेरी हैंडीक्राफ्ट स्किल्स हमेशा से बहुत खराब रही थी। काफी मेहनत के बाद घंटी बजने से ठीक पहले मैंने अपना मॉडल पूरा कर लिया। फाइनली हो गया। मैंने अपना गुलाबी तितली पिंक बटरफ्लाई मॉडल टीचर के सामने जमा किया। टीचर ने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर बनाया है, बस स्पीड थोड़ी धीमी रही, 90 मार्क्स। मैंने विनम्रता से कहा, थैंक यू सर। टीचर ने सिर हिलाया। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स दर्ज कर दिए गए हैं। टीचर बोले, मैं इतने सारे मॉडल्स घर नहीं ले जा सकता, इसलिए हर स्टूडेंट ऊपर आकर अपनी पसंद का एक मॉडल ले जाओ। इस क्लास की यादगार समझ कर रख लेना। टीचर की बात खत्म होते ही सब स्टूडेंट स्टेज की तरफ दौड़ पड़े। वेन किंगलाई स्टेज पर चढ़ी और कोने में रखी पिंक बटरफ्लाई मॉडल को उठा लिया। जब मेरी बारी आई, टीचर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ शिप मॉडल मुझे दे दिए। ये आज की क्लास का इकलौता 100 मार्क्स वाला मॉडल है। लगता है तुम्हें मॉडल असेंबली में इंटरेस्ट है। इससे घर ले जाओ और रेफरेंस के लिए यूज करना। मैं उस मॉडल पर चमकते हुए 100 मार्क्स और वेन किंगलाई का नाम देखते ही तुरंत मना कर दिया। थैंक यू सर, लेकिन जरूरत नहीं है। मुझे मॉडल असेंबली में कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले ही पोडियम पर बचा हुआ आखिरी मॉडल भी किसी ने उठा लिया। टीचर मुस्कुरा कर बोले, जब टैलेंट नहीं है तभी तो और सीखने की जरूरत है, राख लो। इतना कहकर उन्होंने जबरदस्ती मॉडल मेरे हाथ में दे दिया और चले गए। क्लास में अब सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स बच्चे थे। सब धीरे धीरे बातें करते हुए कभी मुझे देखते, कभी फोन निकालकर मेरी फोटो खींच रहे थे। क्या किस्मत है जिंगयान की, वेन किंगली का बनाया हुआ मॉडल मिल गया। हाँ, मुझे तो लगा था सर इसे खुद यादगार के लिए रख लेंगे। किसने सोचा था कि ये जिंगयान को दे देंगे। जिंगयान तो वेन किंगली को इतना पसंद करता है। उसके हाथ का बनाया हुआ मॉडल मिल गया, अब तो खुशी से पागल हो जाएगा। मैं चुपचाप अपने हाथ में पकड़े शिप मॉडल को देखता रहा। मेरी आंखों में सिर्फ हल्की सी हंसी थी। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो मैं सच में इसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखता। लेकिन इस बार मैं सीधा चलते हुए गया और बिना एक पल सोचे उस मॉडल को डस्टबिन में फेंक दिया। वीकेंड के इलेक्टिव क्लास के बाद क्लास ग्रुप में एक मैसेज आया। सुबह 10 बजे ग्रुप एक लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में असाइनमेंट कंप्लीट करेगा। ग्रुप लीडर वेन किंगलाई, मेंबर्स लू शाओ, गुओ हेदाओ, ली वेनशु और बो जिंगयान। जैसे ही मैंने अपना नाम देखा, मेरी नींद तुरंत उठ गई। मेरा नाम इसमें कैसे आ गया? तभी लू शाओ का मैसेज आया, ब्रदर यान, कमाल हो गया, वेन किंगली ने सच में तुम्हें अपने ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने तुम्हारा नाम उसके ग्रुप के लिए लिखा था, मुझे लगा था वो देखते ही काट देगी। इतने सारे लोग उसके ग्रुप में आना चाहते थे, लेकिन सोचा भी नहीं था कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे। लगता है तुम्हारी इतनी सालों की वन साइडेड लव अब फाइनली रंग लाने वाली है। ये पढ़ते ही मैंने दांत भींच लिए। तो ये सब तेरी करतूत थी? किसने बोला था मेरी तरफ से ग्रुप ज्वाइन करने के लिए? लू शाओ ने बिना शर्माए रिप्लाई दिया, अरे दोस्ती किस दिन काम आएगी? इतने सालों के बेंच पार्टनर हैं, मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझूंगा क्या? मदद कर दी बस, इतना थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। बस किसी दिन स्कूल गेट के बाहर वाली कोकोनट चिकन हॉट पॉट खिला देना। बहुत दिन से खाने का मन है। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया और उसे वॉइस मैसेज भेजा, जब तुझे दूसरों की हेल्प करने का इतना शौक है तो आज का ग्रुप असाइनमेंट भी मेरी जगह तू ही कर देना। लू शाओ तुरंत चिल्लाया, अरे यार, वेन किंगलाई के करीब आने का इतना बड़ा चांस और तू मना कर रहा है? तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बस ये काम हो गया ना, फिर 3 बार कोकोनट चिकन हॉट पॉट खिलाना। मैंने सीधा जवाब दिया, डील। किमझोउ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के रिक्रिएशन एरिया में ग्रुप 1 के मेंबर्स ग्रुप चैट का मैसेज मिलते ही एक एक करके पहुंच गए। सबने देखा कि वेन किंगलाई पहले ही आ चुकी थी और आज वो रोज से बिल्कुल अलग लग रही थी। क्या बात है,
हमारी किम्सहो यूनिवर्सिटी की दो सबसे खूबसूरत गर्ल्स में से एक होने का सच में कोई जवाब नहीं। बस थोड़ा सा रेडी हो जाए तो मूवी स्टार से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तब वेन किंगली ने अचानक पूछा, और दूसरी वाली का क्या? सब स्टूडेंट्स एक पल के लिए हैरान रह गए। किस बात में फर्क है? एक लड़की कुछ देर सोचकर बोली, सिंपल शब्दों में कहूं, अगर मैं लड़का होती तो मैं पक्का तुम्हें ही पसंद करती। पास खड़े लड़के भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि गू फैमिली की यंग मिस गू शुजाओ, उसके बारे में तो हम सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। ये बात सुनते ही वेन किंगली के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। साफ दिख रहा था कि उसका मूड काफी अच्छा हो गया था। तभी लू शाओ हाफते हुए रीडिंग रूम में दौड़ता हुआ आया। सॉरी, मैं लेट तो नहीं हुआ? वेन किंगलाई ने सर उठाकर उसके पीछे देखा। वो जिंग्यान तुम्हारे साथ नहीं आया, लू शाओ ने जवाब दिया। जिंग्यान को अचानक कुछ काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ सका। उसने मुझे बोला है कि मैं उसकी अटेंडेंस और असाइनमेंट उसकी जगह कर दूं। ग्रुप लीडर, आप बस उसका पार्ट मुझे दे दीजिए। जैसे ही लू शाओ ने बात खत्म की, वेन किंगली के चेहरे की हल्की सी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। नहीं, मेरे ग्रुप में किसी और के नाम से साइन या असाइनमेंट करना अलाउड नहीं है। जिस स्टूडेंट का असाइनमेंट है उसका खुद प्रेजेंट होना जरूरी है। यह सुनकर लू शाओ को लगा जैसे उसके 3 कोकोनट चिकन हॉट पॉट हवा हो गए। इतना स्ट्रिक्ट होने की क्या जरूरत है? ये तो बस एक एक्स्ट्रा करिकुलर असाइनमेंट ही है। टीचर भी तो यहां नहीं है। वो फिर भी मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वेन किंगली ने ठंडे चेहरे के साथ अपना फोन उठा लिया। दूसरी तरफ असाइनमेंट की टेंशन खत्म करके मैं कंबल ओढ़कर दोबारा सो गया था। तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। इस बार इलेक्टिव क्लास के ग्रुप चैट में मेरा नाम सबसे ऊपर @ मेंशन किया गया था। ग्रुप असाइनमेंट हर स्टूडेंट को खुद आकर कंप्लीट करना होगा। अगर कोई खुद प्रेजेंट नहीं हुआ तो उस असाइनमेंट के मार्क्स और क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। नीचे सीधा मेरा नाम था, बो जिंग्यान। मैसेज पढ़कर मैंने आंखें बंद कर ली। ये सब वेन किंगली ही कर रही है ना? किसी और से अटेंडेंस लगवाना या असाइनमेंट करवाना तो कॉलेज में बिल्कुल नॉर्मल बात थी, लेकिन उसने इस छोटी सी बात में भी दाखिल दे दिया। अब समझ आया कि उसने मुझे ग्रुप में क्यों लिया था, मुझे परेशान करने के लिए। पहले मेरा मन हुआ कि ग्रुप ही छोड़ दूं और इस सब्जेक्ट के क्रेडिट्स भी जाने दूं, लेकिन सेमेस्टर खत्म होने वाला था। मैं घर जाकर फैमिली से माफी मांगने की तैयारी कर रहा था। अगर पढ़ाई भी अधूरी छोड़ देता और सप्लीमेंट्री लेनी पड़ती तो मेरी माफी में भी सिंसेरिटी नहीं दिखती। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, असाइनमेंट का मेरा हिस्सा रहने दो, मैं थोड़ी देर में आकर खुद कंप्लीट कर दूंगा। दोपहर के करीब ग्रुप के मेंबर्स एक एक करके घर जाने लगे। लू शाओ भी अपना सामान समेत कार निकलने लगा। उसने हैरानी से वेन किंगलाई की तरफ देखा। असाइनमेंट कब का खत्म हो चुका था, लेकिन वो अभी भी वहीं बैठी थी। जाने का कोई इरादा ही नहीं था। ग्रुप लीडर, आप अभी तक घर नहीं गई? वेन किंगलाई ने शांत आवाज में कहा। मैं असाइनमेंट को एक बार और ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जैसे ही लू शाओ बाहर निकला, कुछ लड़के दूर से वेन किंगली को देखकर तुरंत उसकी तरफ आ गए। अरे, ये तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हैं। आज तो किस्मत चमक गई, चलो उनसे मिलते हैं। दोपहर के 12 बजे का अलार्म बजा। तब जाकर मैं हॉस्टल से निकला। मैंने सोचा अब तक तो शायद सब लोग जा चुके होंगे, लेकिन जैसे ही मैं रीडिंग रूम में घुसा, मैंने देखा कि वेन किंगलाई अभी भी वहीं थी। उसके आसपास स्टूडेंट काउंसिल के कई लड़के और उसकी रूममेट्स खड़े थे। रीडिंग एरिया में बैठे दूसरे स्टूडेंट्स भी मेरी तरफ देखने लगे। जो लड़के अभी तक हंसते हुए वेन किंगलाई से बात कर रहे थे, उनके चेहरों की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो जिंग्यान यहाँ क्या कर रहा है? फिर से प्रेसिडेंट का पीछा करने आ गया क्या? आर्ट्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, क्या सच में पढ़ने आया होगा? बिल्कुल नहीं, इसके पास और कोई काम ही नहीं है। दिन भर बस प्रेसिडेंट के पीछे घूमता रहता है। लंच टाइम में भी चैन नहीं। हमारे साइंस और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की तरह नहीं है। हम लोग हर मिनट पढ़ाई में लगाते हैं। आर्ट्स डिपार्टमेंट वालों को मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, सिर्फ चेहरा अच्छा होना चाहिए। तभी हैन यिंग ने मुझे देखते ही खुशी से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था। वॉलीबॉल मैच वाले दिन बो जिंग्यान और गू शुजाओ जानबूझकर इतना क्लोज बिहेव कर रहे थे। वो सब सिर्फ एक्टिंग थी, हार्ड टू गेट वाला ड्रामा। किंगलाई भी कमाल है, बस थोड़ी सी अटेंशन दी और बो जिंग्यान फिर से दम हिलाता हुआ पीछे आ गया। देखो, किंगली की छोटी सी टेल फिर आ गई। उसकी रूममेट्स भी पास आकर धीरे धीरे बातें करने लगी। उन सबकी आंखों में मेरे लिए नफरत और दुश्मनी साफ नजर आ रही थी। मैं हल्की सी हंसी हंसा और बिना कुछ कहे मुड़कर वापस जाने लगा। तभी अचानक वेन किंगलाई ने मुझे आवाज दी, बो जिंग्यान, इधर आओ। मेरे कदम वहीं रुक गए। उसका लहजा बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी कुत्ते या बिल्ली को बुला रही हो। आसपास खड़े कई लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। मेरा चेहरा भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। मैं सोचने लगा, पिछले जन्म में आखिर मैंने इतना सब कैसे सह लिया था। मैं मुड़कर कुछ बोलने ही वाला था कि भीड़ में से एक लड़की रोंग श्वेनी हंसते हुए उठ खड़ी हुई। अरे, हैंडसम आ गया। फिर से किंगली का पीछा करने आया है ना? उसकी आंखें नशे से भारी थी। लड़खड़ाते हुए वो मेरी तरफ चलने लगी। वो अभी मेरे पास पहुंची भी नहीं थी कि उसके शराब की तेज बदबू मेरे चेहरे से टकरा गई। मैंने भौहें सिकोड़ी और पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसने सीधा मेरे ऊपर उल्टी कर दी। मेरा चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया, पूरा शरीर जैसे जम सा गया। उल्टी करने के बाद भी रोंग श्वेनी हंसती हुई मेरी तरफ देखने लगी। कितना हल्का लग रहा है। अरे,
तुम्हारे कपड़ों पर गिर गया। सॉरी, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। तब वेन किंगली मेरे पास आई। उसने मेरी गंडी हो चुकी जैकेट को देखा। वो एक लग्जरी ब्रांड की जैकेट थी जिसकी कीमत हजारों युआन थी। उसने धीरे से कहा, मैं इसका पैसा दे दूंगी। मैंने उसकी तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजर से देखा। जरूरत नहीं, जो चीज गंडी हो जाती है मैं उसे दोबारा कभी नहीं रखता। ये कहकर मैंने जैकेट उतारी, सीधा जमीन पर फेंकी और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। वेन किंगली ने नीचे पड़ी उस जैकेट को देखा। कुछ देर बाद वो झुककर उसे उठा लेती है। उसके दिमाग में बार बार मेरा अभी वाला चेहरा और मेरी ठंडी नजर घूमने लगती है। ऐसी नजर उसने मुझसे पहले कभी नहीं देखी थी। रोंग श्वेनी हैरानी से मेरी जाती हुई पीठ देखकर बोली, अरे इसे भी गुस्सा आता है? मैं तो समझती थी तुम चाहे किंगली तुम्हारी कितनी भी बेइज्जती कर दे, तुम कभी नाराज नहीं होते। वो हंसते हुए अपनी दोस्त की तरफ मुड़ी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वेन किंगली की आंखों में इतना गुस्सा था कि उसे देखकर ही डर लग रहा था। किंगली, तुम्हें क्या हुआ? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वेन किंगली ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा वॉशरूम की तरफ खींच ले गई। वॉशरूम में जाकर उसने ठंडे पानी का नल पूरा खोल दिया। सिंक कुछ ही पल में पानी से भर गया। किंगली, तुम क्या कर रही हो? रोंग श्वेनी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वेन किंगली ने उसका सर सीधा बर्फ जैसा ठंडे पानी में दबा दिया। थोड़ी देर बाद उसने सर बाहर निकाला और ठंडे लहजे में बोली, तुम्हें होश में ला रही हूं। रीडिंग एरिया में तमाशा देख रहे सब लोग वॉशरूम की आवाज सुनकर एकदम चुप हो गए। कॉलेज के एक कोने में कुछ स्टूडेंट्स जोर जोर से बातें कर रहे थे। क्या देख रहे हो? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? वॉलीबॉल मैच से पहले का वीडियो। गु शुजाओ और बो जिंगयान की इंटरेक्शन कितनी स्वीट लग रही थी, दोनों की केमिस्ट्री। मैं तो रोज फॉरम खोलकर उन दोनों की अपडेट्स देखता हूँ। लगता है जल्दी ही उन दोनों का फैन बन जाऊंगा। तब किसी ने कहा, अरे लोग तो कह रहे थे कि दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं, ये सब बस मैच के लिए किया गया परफॉर्मेंस था। दूसरा स्टूडेंट तुरंत बोला, बिल्कुल गलत, दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। पिछली बार जिम में किसी ने गु फैमिली की यंग मिस को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते देखा था। बो जिंगयान भी वहीं था। उसने तो इसे सिस्टर शुजाओ तक कहा था। बस वो सीन इमेजिन करते ही दांत में दर्द होने लगता है। इतना स्वीट था। तभी वहां से हुआ शाउटिंग गुजरा। स्टूडेंट्स की बातें सुनकर वो रुक गया। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो इसलिए गु फैमिली की यंग मिस बो जिंगयान को जानती है। लगता है वही बेशरम होकर उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसे पताने की कोशिश कर रहा था। सच में इतना एटीट्यूड दिखाने से अच्छा है बेशरम बनना। शायद वही ज्यादा काम आता है। ये सोचकर उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब वो धीरे धीरे नहीं चलेगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल बिजनेस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में टोंग अनान भागते हुए सिया युनशु के पीछे आ रही थी। उनके पीछे एक और लड़की आराम से चल रही थी। टोंग अनान खुशी से बोली, क्या किस्मत है, अभी अभी हेवनली पैलेस गेम में जो रेयर इक्विपमेंट गिरा था उसे सिस्टर युनशु ने उठा लिया। सिस्टर शुजाओ, अगली बार वो ड्रॉप मुझे दे देना ना। दूसरी लड़की हंसी और बोली, तुम जैसे लो लेवल प्लेयर को इतने अच्छे इक्विपमेंट की क्या जरूरत, बस साइज फिट हो वही काफी है। टोंग अनान ने मुंह फुलाया, आप तो बस मुझे चिढ़ाती रहती हो। उसी समय हुओ शाओदिंग हाथ में ड्रिंक लेकर उनकी तरफ तेजी से आया। पास से गुजरते वक्त उसने अचानक अपना पैर आगे बढ़ाया और जानबूझकर लड़खड़ा गया। उसका शरीर सीधे उस लड़की की तरफ गिरने लगा। लड़की फुर्ती से बच गई, लेकिन उसके हाथ की ड्रिंक उछलकर उसके बैग पर पूरी तरह गिर गई। हुओ शाओदिंग आधा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और सिर उठाकर गु शुजाओ की तरफ देखने लगा। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जोंग अनन उसे डांटने ही वाली थी। तुम्हें क्या हुआ है? चलते समय सामने नहीं दिखता? लेकिन उसका चेहरा देखकर वो कुछ कह नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे असली विक्टिम वही हो। सिया युनशु ने एक नजर में समझ लिया कि बात कुछ और है। शुजाओ, तुम ठीक हो? सॉरी, ये सब मेरी लापरवाही से हुआ। बैग मुझे दे दीजिए, मैं इसे अच्छी तरह साफ कर दूंगा। जैसे ही उसने शुजाओ दीदी कहा, अब तक शांत खड़ी लड़की के पूरे शरीर से बर्फ जैसी ठंडी ऑरा निकलने लगी। उसने बैग में रखी किताबें बाहर निकाली और पूरा बैग उठाकर सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। फिर बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसने शुरुआत से अंत तक हुओ शाओदिंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा। हुओ शाओदिंग शर्म से जमीन में गड़ गया। जोंग अनन ने महसूस किया कि गु शुजाओ सचमुच गुस्से में है। वो जल्दी से उसके पीछे भागी। शुजाओ दीदी, शुजाओ दीदी। तभी पीछे से एक किताब उड़कर उसके शरीर से टकराई। चुप रहो, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? पानी तो मैंने आपके बैग पर नहीं गिराया, गलती पानी की नहीं है। तुम हर समय शुजाओ दीदी कहती रहती हो। अब सब लोग तुम्हारी नकल करने लगे हैं। तुम्हें सुनकर घिन नहीं आती? हुओ शाओदिंग ने दूर से ये बातें साफ साफ सुन ली। उसने हाथ में पकड़ा पेपर कप कसकर दबा लिया। आगे से मुझे शुजाओ दीदी मत कहना। जोंग अनन हैरान रह गई। फिर क्या कहूं? दीदी नहीं, बॉस कहो। अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, पिछली बार जिम में मेल गॉड भी आपको ऐसे ही बुला रहा था। तब तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। उल्टा आपने उसकी कितनी केयर की थी। जैसे ही गु शुजाओ ने बो जिंगयान का नाम सुना, उसके चेहरे की ठंडक थोड़ी नरम पड़ गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर कोई और मुझे ऐसे बुलाए तो घिन आती है, लेकिन अगर बो जिंगयान बुलाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। सच में प्यार के सामने दोस्ती की कोई कीमत नहीं रही। युनशु, चलो यहां से। इस इंसान को इग्नोर करो।
जिसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। पीछे खड़ा हुओ शाओदिंग अपने हाथ में पकड़े कप को इतना जोर से दबा रहा था कि उसका आकार ही बिगड़ गया। फिर से बो जिंगयान, क्यों हर जगह वही मेरी स्पॉटलाइट छीन लेता है? हर बार मुझसे एक कदम आगे कैसे निकल जाता है? बाकी बातें तो छोड़ो, अब तो जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं उसे भी नहीं छोड़ा। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती तो मैं भी उसे वेन किंगल के साथ खुश नहीं रहने दूंगा। बैडमिंटन कोर्ट में सिया युनशु शटल उछालने ही वाली थी कि अचानक उसने अपना हाथ रोक लिया। गु शुजियाओ ने दूर की तरफ इशारा किया। रुको शुजियाओ, जरा देखो, वो सामने बो जिंगयान नहीं है क्या? गु शुजियाओ मुड़ी। उसने देखा कि मैं अभी अभी लाइब्रेरी से बाहर निकला था। सच में बो जिंगयान है। वो मैदान के बाहर की तरफ जाते हुए जोर से बोली, बो शाओयान, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे तो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे? कब से इतने मेहनती हो गए? जोंग अनान ने सिया युनशु की तरफ मुंह बनाकर कहा, अरे वाह बो शाओयान, कितना स्वीट लग रहा है ना? लेकिन सिया युनशु के हाथ में पकड़े फोन को देखते हुए उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लड़की की ऊंची और जोश से भरी आवाज सुनकर रास्ते से गुजरने वाले कई लोग रुककर देखने लगे, लेकिन जिसका नाम लेकर पुकारा जा रहा था, यानी मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। सिर झुकाकर सीधे आगे चलता रहा। जोंग अनन झेंपते हुए बोली, लगता है बो जिंगयान ने सुना नहीं। गु शुजाओ ने फिर से और ऊंची आवाज में पुकारा, यान। इस बार भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उल्टा मेरे कदम और तेज हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जानबूझकर उससे बचकर भाग रहा हूं। मेरी पीठ को देखते ही गु शुजाओ की आंखें एक पल के लिए सख्त हो गईं। इस बार जोंग अनन के पास उसे दिलासा देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। आखिरकार उसने सच बोल दिया, शुजाओ दीदी, लगता है बो जिंगयान अब आपको इग्नोर करना चाहता है। क्या शिया युनशु की बात सच निकली? पिछली बार जिम में उसने गु शुजाओ से कहा था, क्या तुम्हें यकीन है कि बो जिंगयान तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहा? उसी समय स्कूल फोरम पर एक नई पोस्ट ट्रेंडिंग हो गई। बो जिंगयान ने वेन किंगल का पीछा करने के लिए लाखों युआन खर्च कर दिए। ये पोस्ट सीधे फर्स्ट पेज पर पहुंच गई। शिया युनशु ने फोन निकालकर नई पोस्ट पढ़ी। वॉलीबॉल मैच के बाद वेन किंगल और बो जिंगयान एक ही इलेक्टिव कोर्स पढ़ रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट्स भी दिए हैं। ये सुनते ही जोंग अनन को जैसे सब समझ आ गया। उसने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। तो मेल गॉड ने शुजाओ दीदी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि वेन किंगल को जलाकर उससे करीब आ सके। ये बो जिंगयान तो बहुत ज्यादा घटिया निकला। उसके मुंह से बहुत ज्यादा निकलना ही था कि उसे अपने बगल से एक बर्फ जैसी ठंडी नजर महसूस हुई। वो इतनी डरावनी थी कि उसकी रीढ़ तक सिहर गई। गु शुजाओ ने ठंडे स्वर में कहा, अगर एक शब्द और बोला तो तुम्हारा सिर फुटबॉल बना दूंगी। जोंग अनन ने तुरंत अपने मुंह पर जिप लगाने का इशारा किया और चुप हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, मेल गॉड की फीलिंग्स तो सबको साफ दिखाई देती हैं, फिर भी शुजाओ दीदी उसी का पक्ष ले रही हैं। लगता है वो सच में बहुत गहराई से उससे प्यार करने लगी हैं। लाइब्रेरी वाली घटना के बाद घर वापस जाने की मेरी इच्छा और भी मजबूत हो गई, लेकिन कितना भी सोचता कोई सही मौका नहीं मिल रहा था। घर में सबसे ज्यादा मुझे दादा दादी प्यार करते थे, लेकिन पिछले महीने मेरी वजह से दादाजी की तबीयत बिगड़ गई थी। वो इस समय बर्लिन के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज और आराम कर रहे थे। दादी वहीं उनकी देखभाल कर रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उन्हें और परेशान करूं। मुझे डर था कि कहीं उनकी तबीयत पर फिर असर न पड़ जाए। अब बची मेरी बड़ी बहन, लेकिन अफसोस मैंने बहुत पहले ही उसके सारे कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिए थे। अब जब दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहा तो पता चला कि उसने भी मुझे हर जगह ब्लॉक कर रखा है। मेरी स्कॉर्पियो सीईओ दीदी सच में बहुत देर तक नाराज रहने वाली इंसान थी। जहां तक पापा की बात थी, वो इतने सख्त थे कि मैं उनसे बात शुरू करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। इन सब बातों में इतना खो गया कि मेरा ध्यान ही भटक गया। गु शुजाओ ने पहली बार मुझे पुकारा, लेकिन मैंने सुना ही नहीं। दूसरी बार पुकारने ही वाली थी कि तभी मेरा फोन बज उठा। कॉल मेरी छोटी मौसी फेंग युए का था। वो अभी अभी विदेश में ट्रेनिंग पूरी करके लौटी थी। उन्हें देखते ही मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मैं तुरंत फोन लेकर एक शांत कोने में भाग गया। छोटी मौसी, आखिर आप वापस आ ही गई। मैंने आपको बहुत मिस किया। फेंग युए अभी अभी फ्लाइट से उतरी थी। अपने भांजे के इतने जोश से उनका भी दिमाग घूम गया। अरे, मैं तो सिर्फ 3 महीने के लिए विदेश गई थी, इतनी भी क्या याद आ गई? फिर हंसते हुए बोली, बोलो क्या चाल चल रहे हो? बिना मतलब तुम इतने प्यार से बात नहीं करते। सच सच बताओ, क्या उस स्कूल ब्यूटी का पीछा करते हुए फिर कोई मुसीबत आ गई, या फिर तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। पिछले जन्म में वेन किंगल और हुओ शाओडिंग की मदद करने के लिए मैंने कई बार बेशर्मी से अपनी छोटी मौसी का इस्तेमाल किया था। यहां तक कि उनकी रेपुटेशन और करियर भी मेरी वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनका पूरा करियर लगभग बर्बाद हो गया था। अब उनकी हंसती हुई आवाज दोबारा सुनकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द और अपराध बोध फिर से जाग उठा।
मेरी आवाज सुनकर फेंग युए को तुरंत महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो घबरा कर बोली, यान, क्या हुआ? क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें परेशान किया? मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और मुझे घर की भी बहुत याद आ रही है। फेंग युए मुस्कुराई। मेरी याद आए ये तो मैं समझ सकती हूं, लेकिन घर की याद? तुमने तो बहुत पहले ही अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ लिया था, है ना? मैंने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन अब मुझे अपने किए पर पछतावा है। वो एक पल के लिए चुप रह गई, फिर खुशी से बोली, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। बो फैमिली अपने इस इकलौते बेटे से कितना प्यार करती है, ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। इतने सालों से परिवार और मेरे बीच खराब रिश्तों की वजह से वही सबसे ज्यादा परेशान रहती थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं खुद अपनी गलती समझ जाऊंगा। वो मुस्कुराकर बोली, लगता है तुम्हारा रेबेलियस फेज आखिरकार खत्म हो गया। मैंने जल्दी से कहा, छोटी मौसी, क्या आप मेरे और घर वालों के बीच की दूरियां थोड़ी कम करने में मेरी मदद करेंगी? मैं घर वापस जाना चाहता हूं। अब मैं हॉस्टल में नहीं रहना चाहता। फेंग युए ने मैनेजर द्वारा दिया गया अपना स्केड्यूल देखा, फिर हल्के अफसोस के साथ बोली, मदद तो करूंगी, लेकिन इस बार मैं कई बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने के लिए वापस आई हूं। टाइम बहुत कम है, इसलिए अभी कैपिटल वापस नहीं जा सकती। और तुम्हारे व तुम्हारे परिवार के बीच की समस्या भी ऐसी नहीं है जो 2-4 बातों में सुलझ जाए। ऐसा करते हैं, मेरे मैच खत्म होने दो, फिर मैं खुद तुम्हें बो फैमिली के घर लेकर चलूंगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। फिर मैंने झिझकते हुए कहा, और हॉस्टल में नहीं रहने वाली बात? फेंग युए कुछ सेकंड सोचती रही। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आसान है, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम अपने एक दोस्त के घर कर देती हूं। मैं थोड़ा चौंका, कौन सा दोस्त? क्या वो भरोसेमंद है? अगर कोई अनजान इंसान हुआ तो उससे अच्छा मैं हॉस्टल में ही रह लूं या फिर अकेले किराए पर कमरा ले लूं। फेंग युए हल्का सा मुस्कुराई, फिक्र मत करो, वो इंसान बिल्कुल भरोसेमंद है और यकीन मानो वो तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल करेगा। उनकी बात सुनकर मुझे और भी शक हुआ, लेकिन मैं हमेशा अपनी छोटी मौसी पर बिना किसी शर्त के भरोसा करता था, इसलिए मैंने बिना और सवाल किए तुरंत हामी भर दी। हॉस्टल रूम में यह खबर सुनते ही सुओ नंझू उछल पड़ा। यान, तुम बाहर शिफ्ट होने वाले हो? चैन मुबाई भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। यान, तुम अचानक क्यों जा रहे हो? क्या तुमने अभी तक हमें माफ नहीं किया? क्या अब भी उस दिन वाली बात से नाराज हो जब हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, और मैं हमेशा के लिए भी नहीं जा रहा। बस एक दोस्त के निमंत्रण पर कुछ दिन उसके घर रहने जा रहा हूं। सुओ नांझो के चेहरे पर साफ उदासी दिखाई देने लगी। फिर उसने मजबूर होकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जब भी वापस आना पहले से मुझे जरूर बता देना। सौर नाम चाओ ने कहा, जब तुम वापस आओगे तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। चेन मुबाई ने देखा कि मैं अपना सारा सामान पैक कर चुका हूं, यहां तक कि ड्राइवर भी आ गया था। उसने उस पर्दे की तरफ देखा जिसे होआक शाउटिंग के आने के बाद से कभी खोला ही नहीं गया था, और धीरे से बोला, बाई जिंगेन सच में अब वापस नहीं आएगा? शायद उसने बस औपचारिकता में ही कहा होगा। उसके घर की हालत तो हम सबसे कहीं बेहतर है। वह तो सिर्फ शाउटिंग को खुश करने और उसके जरिए वैन छिंगले के करीब जाने के लिए हॉस्टल में रह रहा था। अब जब दोनों के रिश्ते टूट चुके हैं तो उसके पास यहां रहने की कोई वजह भी नहीं बची। मुबाई ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, भाई यान, अगर तुम दोबारा हॉस्टल नहीं लौटे तो क्या हम आगे भी दोस्त रहेंगे? मैं मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल रहेंगे। मुबाई, कैसी बातें कर रहे हो? मैं सिर्फ बाहर रहने जा रहा हूं, कॉलेज थोड़ी छोड़ रहा हूं। वो फिर बोला, तो फिर जब फुर्सत होगी क्या मैं तुम्हारे घर घूमने आ सकता हूं? मैं हंस पड़ा, जरूर, अगर मैं आराम से घर वापस जा पाया तो। मैंने दोनों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हम निकल पड़े, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब लगा। गाड़ी जिंगझोउ यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधे शहर के सबसे महंगे इलाके वानल्यू की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद एक बेहद विशाल और शानदार एस्टेट मेरी आंखों के सामने दिखाई दिया। मैं हैरान रह गया। ये गू शुजियाओ का घर नहीं है? ये नंबर 1 शाही इलाके दीवान के पास था। तभी मुझे समझ आया कि रास्ता इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। छोटी मौसी जिस भरोसेमंद दोस्त की बात कर रही थी वह असल में गू परिवार था। आखिरकार कार एक शानदार, आलीशान और अलग खड़ी विला के सामने जाकर रुकी। इंजन बंद होते ही कई नौकर आगे बढ़े और मेरा सामान उतारने लगे। मिस्टर बाई, हम पहुंच गए हैं। ड्राइवर ने मेरे लिए दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने सिर उठाया, सीढ़ियों पर खड़ी एक खूबसूरत और शालीन महिला दिखाई दी। उन्होंने सफेद रंग का खूबसूरत चिपाव पहन रखा था। उनके पूरे व्यक्तित्व से गरिमा, परिपक्वता और सुंदरता झलक रही थी। वह थी गू शुजियाओ की मां बाई झीरुओ और मेरी मां की सबसे अच्छी दोस्त भी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखें खुशी से भर गईं। वह खुद को रोक नहीं सकीं और दौड़कर मुझे कसकर गले लगा लिया। यानेर, मेरे अच्छे बच्चे, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं बहुत बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं थोड़ा शर्माते हुए बोला, आंटी बाई, सॉरी,
छोटी मौसी ने मुझे नहीं बताया था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, इसलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं ला पाया। बाई झीरुओ ने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, पगले बच्चे, अपने ही घर आने पर कौन गिफ्ट लेकर आता है? भूल गए क्या? अगर उस समय शूजियाओ जिद न करती तो तुम कब के मेरे गोद लिए बेटे बन चुके होते। मैं मुस्कुराया। कैसे भूल सकता हूँ? मुझे अपना 5वां जन्मदिन आज भी अच्छी तरह याद है। उस दिन मैंने खास सिलवाया हुआ छोटा सूट पहना था। मुझे देखकर आंटी बाई इतनी खुश हो गई थी कि वहीं मुझे गोद लेने की जिद करने लगी थी। दोनों परिवार तुरंत मान भी गए थे, लेकिन सिर्फ गू शूजियाओ ने इसका विरोध किया। इतना ही नहीं, जो भी मुझे बाई झीरुओ का बेटा कहता वो उसी से लड़ पड़ती, बिल्कुल किसी गुस्सैल छोटे जानवर की तरह। जिद्दी भी थी और बहुत प्यारी भी। ये याद आते ही मैं मुस्कुराकर शिकायत करने लगा। कुछ दिन पहले मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बाई झीरुओ हंस पड़ी। उस शरारती लड़की को पहले मैं भी गलत समझती थी। मुझे लगता था कि वो अपनी माँ किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए मना करती है। लेकिन बाद में समझ आया कि उसके मन में कुछ और ही था। अगर सिर्फ बड़ी बहन बनना होता तो वो कभी मानती ही नहीं। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ यानियर, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मैंने तुरंत कहा, जरूरत नहीं है आंटी बाई, मैं इस घर से पहले ही काफी परिचित हूँ। वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, इस बार बात अलग है। मैं मन में ढेर सारे सवाल लिए उनके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया।